अध्याय 141 अधीनता। एक झटके में ड्यूक को 1 महीने के लिए प्रथम रिंग आर्कन मैच के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। शेंजियाओ सिटी होटल और यूशी क्लथिंग कंपनी में शामिल होने के बाद उन्होंने अधिकांश भोज निमंत्रण ठुकरा दिए और कम ही लोगों से मिलते रहे। इस महीने मैं मूलतः छोटी मोटी बातों में व्यस्त रहा। नंबर 17 बेवली मैनर के घर को सजाएं, अपनी टीम के सदस्यों की भर्ती करें और एक विशेष ध्यान पद्धति को पुनर्गठित करें जो आपको सूट करे। मास्टर, कैप्टन जिन यहाँ हैं, नवनियुक्त बटलर मॉरिस ने धीरे से कहा। मॉरिस पहले से ही अपने 50 के दशक में है और एक 0 रिंग स्पिरिट प्लांट दूत है। जब वह छोटा था तो उसने एक खेत पर काम किया था, लेकिन वह शहर में रहना पसंद करता है, इसलिए उसने एक अमीर व्यापारी के लिए एक हाउसकीपर बनना चुना। लेकिन कुछ समय पहले वह धनी व्यापारी दिवालिया हो गया। मॉरिस को इस वजह से अपनी नौकरी भी खोनी पड़ी और मालिक के परिवार के दिवालिया हो जाने से उनकी प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ा। नतीजतन कोई भी उन्हें हाउसकीपर के तौर पर काम पर रखने को तैयार नहीं था। ड्यूक को इससे कोई परेशानी नहीं थी। अमीर व्यापारी अपनी व्यावसायिक समस्याओं के लिए एक मेहनती बटलर को दोषी नहीं ठहरा सकता था। अतः साक्षात्कार के बाद मॉरिस सफलतापूर्वक ड्यूक के बटलर बन गए। ये जानने के बाद भी कि मॉरिस और उनकी पत्नी मिलेना की कोई संतान नहीं है, लेकिन उनके बीच संबंध अभी भी बहुत अच्छे हैं, ड्यूक ने मिलेना को अपने साथ शामिल कर लिया और उसे घर की देखभाल करने की व्यवस्था कर दी। हाउसकीपर के रूप में मॉरिस के कई वर्षों के करियर के दौरान उनके संपर्कों ने एक के बाद एक कई लोगों को भर्ती किया है। एक माली 0 रिंग आध्यात्मिक संयंत्र दूत ग्रोल, 2 परिचारक 0 रिंग शूरवीर एंड्रू और विक्टर, 2 महिला नानी सिवर और सामंथा, 2 पुरुष नौकर ब्रूस और विल। मूल रूप से पूरी सेवा टीम का गठन होता है। पूर्व सहायक म्यू लाली, रसोइया आंटी वजिनी, ड्राइवर रॉयस और लेविन, जिसे ड्यूक ने दूल्हे के रूप में नियुक्त किया था, को मिलाकर कुल 13 लोग हैं। उनमें से लेवाइन का काम मुख्य रूप से कुत्तों को खिलाना, घोड़ों को पालना, उल्लू मेल भेजना और प्राप्त करना और ज़ियादों की देखभाल करना है। यदि आप किसी बड़े विला में रहते हैं तो आपको पोस्टमैन उल्लू सेवा का आदेश देना होगा। ड्यूक ब्लडसी का छात्र भी है। एक शूरवीर के रूप में युद्ध के घोड़े की सवारी करने का प्रशिक्षण एक अनिवार्य पाठ्यक्रम है। आपको एक स्पिरिट बीस्ट स्टीड या अन्य प्रकार के सवारी योग्य स्पिरिट बीस्ट को पालना होगा। इंपीरियल ड्रैगन कैवेलरी स्पीयर का प्रयोग आत्मिक जानवर की सवारी के साथ किया जाना चाहिए। जब वह घर पर नहीं होता था तो शियाडो को भी खाना खिलाना पड़ता था। संक्षेप में, ये आसान काम लेविन को सौंप दिए गए थे। इस समय बटलर मॉरिस की चेतावनी सुनकर ड्यूक ने तुरंत आदेश दिया, कृपया कैप्टन जिनर को 3री मंजिल पर अध्ययन कक्ष में आमंत्रित करें। बटलर मॉरिस ने सिर झुकाया और ब्रोकन स्वॉर्ड मर्सिनरी कोर के प्रमुख जिनर को आमंत्रित करने के लिए चले गए, जो दौरे पर आए थे। ड्यूक एक कुर्सी पर बैठा हुआ चुपचाप सोच रहा था। सेवा दल में ड्राइवर की कमी है और कार मार्ग पर नहीं चल सकती। मैं जल्द या बाद में एक ब्लैक बीटल खरीदूंगा। इसके अलावा गार्डों की भर्ती करनी होगी। एक आर्कनिस्ट के रूप में कुछ बड़े शूरवीरों के बिना बाहर जाना बेकार लगता है। वास्तव में अपनी वर्तमान क्षमता में वह जितने महान शूरवीरों को भर्ती कर सकता है, वह उतने ही शूरवीर मठों में जाएगा। लेकिन चरित्र कहना कठिन है। महत्वपूर्ण सुरक्षा कर्मियों के लिए वह दुर्व्यवहार की अपेक्षा कमी को प्राथमिकता देने के सिद्धांत के आधार पर भर्ती कर रहे हैं तथा धीरे धीरे स्वच्छ पारिवारिक पृष्ठभूमि, अच्छे आचरण तथा सबसे महत्वपूर्ण वफादार प्रथम श्रेणी के शूरवीरों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। यदि आप भर्ती नहीं कर सकते तो मत कीजिए। रेत के ईगल्स की एक अंगूठी पकड़े हुए वह जंगल में इधर उधर दौड़ने से नहीं डरता है और उसे वास्तव में परवाह नहीं है कि व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए कोई बड़ा शूरवीर है या नहीं। जल्द ही नेता जिनर बटलर मॉरिस के पीछे पीछे 3री मंजिल पर अध्ययन कक्ष तक गईं। स्वागत है कमांडर जिनर। ड्यूक कुर्सी पर बैठ गया और उठा नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया और जिनर को बैठने का इशारा किया। लॉर्ड ड्यूक। जिनर ने अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर रखा, ड्यूक को नाइट सलामी दी और फिर बैठ गई। हाल ही में मैं शेंजियाओ शहर में बहुत व्यस्त था, इसलिए मुझे आपको कमांडर जिनर व्यक्तिगत रूप से शेंजियाओ शहर आने के लिए माफ़ करना पड़ा। मेरे प्रभु, आपका स्वागत है। जिनर के लिए मास्टर आर्कन मास्टर से मिलना सम्मान की बात है। पहले दोनों के बीच मुक्त और आसान संचार की तुलना में अब ड्यूक को देखकर जिनर ने उस समय की मुक्त और आसान भावना को पूरी तरह से खो दिया है, केवल संयमित। इससे ड्यूक को एक बार फिर एहसास हुआ कि एक आर्कानिस्ट का दर्जा कितना सम्मानजनक है। जब तुम और मैं बचपन में मिले थे तो इतना घबराओ मत, इसे सामान्य दोस्तों के बीच की बातचीत की तरह ही समझो, ड्यूक ने धीरे से कहा। जिनर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। हालांकि उसने हाँ कहा था, लेकिन उसके हाव भाव देखकर उसे पता चल गया था कि वह निश्चिंत नहीं थी। ड्यूक ने ये देखा, इसलिए उसके पास दोस्तों के बीच विनम्रता को त्यागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वह सीधे मुद्दे पर आ गया। मैंने पहले किसी को आपके लिए एक संदेश लाने के लिए कहा था और मैं ब्रोकन स्वॉर्ड को प्रायोजित करने की योजना बना रहा हूँ। आप क्या सोच रहे हैं? महाराज, मुझे नहीं पता कि आप ब्रोकन स्वॉर्ड को किस तरह प्रायोजित करना चाहते हैं,
जिना ने पूछा, हमारी भाड़े की दुनिया में मोटे तौर पर 3 प्रकार के प्रायोजक होते हैं। कौन से 3? पहला है सौंपने की प्रणाली, जो तलवार तोड़ने से पहले का रूप भी है। फंड हमें कुछ कार्य सौंपता है और कार्य की कठिनाई के अनुसार शुल्क प्रायोजित करता है। दूसरा है सहयोग प्रणाली, फंड हमें स्टार्टअप फंड प्रदान करता है। संसाधन अर्जित करने के बाद हम उन्हें प्रसंस्करण के लिए फंड को सौंप देते हैं और फिर सभी साझा करते हैं। तीसरे प्रकार के बारे में क्या? तीसरी व्यवस्था अधीनता की है। भाड़े के सैनिक समूह दानकर्ता के अधीन होते हैं। वे दानकर्ता से पैसे लेते हैं और दानकर्ता का व्यवसाय करते हैं। हम वही करते हैं जो दानकर्ता कहता है। ड्यूक ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा, तलवार तोड़ने के लिए आप कौन सी विधि पसंद करते हैं? हम इसे स्वीकार कर सकते हैं। वास्तव में हम चुनने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। जिना ने अपना सिर हिलाया और कहा, इसके बारे में बोलते हुए, अधीनस्थ प्रणाली निश्चित रूप से भाड़े के सैनिकों के बीच अधिक लोकप्रिय है। जंगल में रोमांच का जोखिम बहुत अधिक है और हर कोई एक स्थिर आय की उम्मीद करता है। हर बार जब भाड़े के सैनिकों का समूह अन्वेषण के लिए निकलता है तो उन्हें हमेशा संसाधन नहीं मिलते तथा धन की हानि होना आम बात है और मृत्यु दर उच्च बनी हुई है। ड्यूक ने सिर हिलाया, तो फिर अधीनता प्रणाली चुनें। टूटी तलवार का समर्थन मेरे द्वारा किया जाएगा और आप भविष्य में विशेष रूप से मेरी सेवा करेंगे। ब्रोकन स्वॉर्ड मर्सनरी कोर में 5 प्रथम रिंग शूरवीर, 76 रिंग शूरवीर और 30 साधारण सहायक कर्मचारी हैं। मेरे प्रभु, क्या आप निश्चित हैं? ब्रोकन स्वॉर्ड का पैमाना छोटा नहीं है। सब्सिडी प्रायोजन के बाद आपको 1 साल के लिए ब्रोकन स्वॉर्ड के वेतन के लिए जिम्मेदार होना होगा और आपके पास 800 स्वर्ण ड्रैगन होने चाहिए। स्पिरिट कार्ड, हथियार और उपकरण और उपचार लागत आदि की खरीद में जोड़ें 1200 स्वर्ण ड्रैगन प्रति वर्ष के बिना आप इसे वहन नहीं कर सकते। एक महान शूरवीर जिसके पास एक अंगूठी हो तथा जिसका मासिक वेतन कम से कम 2 स्वर्ण ड्रैगन हो। 10 रिंग नाइट जिसका मासिक वेतन 50 सिल्वर ड्रैगन से 80 सिल्वर ड्रैगन तक होता है। एक लॉजिस्टिक्स कर्मचारी को भी 25 सिल्वर ड्रैगन का मासिक वेतन मिलना चाहिए। सभी टूटी तलवारों को मिलाकर वार्षिक वेतन व्यय वास्तव में 800 स्वर्ण ड्रैगन से अधिक है। 1200 स्वर्ण ड्रैगन वास्तव में बहुत हैं, लेकिन भाड़े के सैनिकों का समूह जोखिम लेने के लिए बाहर जाता है और लाभ कम नहीं है, ड्यूक ने हल्के से कहा। शेंजियाओ सिटी होटल से उन्हें मिलने वाला वार्षिक परामर्श शुल्क 1500 गोल्डन ड्रैगन था, जो एक भाड़े के सैनिक रेजिमेंट को प्रायोजित करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। जिना ने सिर हिलाया और जवाब दिया, एक अच्छे वर्ष में आप प्रति वर्ष 2000 स्वर्ण ड्रैगन कमा सकते हैं। एक बुरे वर्ष में मुझे डर है कि आपके पास 200 स्वर्ण ड्रैगन भी नहीं होंगे। तो फिर फैसला हो गया। टूटी तलवार मेरी है। अब से तुम मेरी सेवा करोगे और मैं तुम्हारा वेतन दूंगा। ड्यूक ने बिना किसी हिचकिचाहट के फैसला ले लिया। जब वो स्नैकटाउन में था तो उसने गुप्त रूप से कई भाड़े के सैनिकों के समूहों पर नजर रखी। उनमें से टूटी तलवार का पैमाना छोटा नहीं है। हालांकि कर्मियों अच्छे और बुरे हैं, उनके पास बहुत सारे बुरे कर्म नहीं हैं और वे काफ़ी अच्छा व्यवहार करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैप्टन जिना के पास दिमाग है, लेकिन वह एक महिला भाड़े की सैनिक है और वह पहली रिंग नाइट नहीं है, बल्कि एक नकली पहली रिंग कार्ड फाइटर है। ये कहा जा सकता है कि आधार ठोस नहीं है। एक बार ड्यूक प्रायोजक बन जाता है तो वह तुरंत जिना की टीम लीडर के रूप में स्थिति को स्थिर कर सकता है, और अगर जिना ब्रोकन स्वॉर्ड में महारत हासिल करना चाहती है तो उसे ड्यूक पर भरोसा करना होगा, अन्यथा ड्यूक किसी भी समय दूसरों को शीर्ष पर पहुंचने में मदद कर सकता है। ड्यूक इस प्रकार का सहयोग चाहता है, न कि किसी भाड़े के समूह को प्रायोजित करना जो कभी भी उसकी पीठ पीछे चाले चल सकता है। वापस जाओ और तैयार हो जाओ और अन्य 4 महान शूरवीरों के साथ इसे स्पष्ट करो। जब राय स्पष्ट और सुसंगत हो जाए तो मुझे एक उल्लू के साथ एक पत्र भेजें और मैं स्नेकहिट टाउन वापस जाने के लिए समय निकालूंगा। प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख ड्यूक लुजीना ने विला में दोपहर का भोजन किया। जब जिना चली गई तो वह अपना माथा रगड़ने से खुद को नहीं रोक सका। मुझे पैसा कमाने का तरीका खोजना होगा, टीम को खड़ा करना होगा, भाड़े के सैनिकों के समूह को खड़ा करना होगा और अपनी खुद की साधना को एजेंडे में रखना होगा। आर्कानिस्ट के रूप में पदोन्नत होने के बाद स्वयं के लिए विशिष्ट ध्यान पद्धति को पुनर्गठित करने के अलावा बाकी काम अंगूठी की समझ में सुधार करना जारी रखना है और अपनी स्वयं की शक्ति को मजबूत करने के लिए आध्यात्मिक कोर पर आधारित रिंग सिस्टम का निर्माण करना है। एक वलय प्रणाली जिसका आकार उपग्रह जैसा है, ये ड्यूक की रिंग प्रणाली की समझ है। आध्यात्मिक कोर आध्यात्मिक सागर का संघनन है। इस संघनित वलय में स्वयं अपनी शक्ति को मजबूत करने की कोई क्षमता नहीं है। ये केवल एक अवधारणा है, आध्यात्मिक रहस्यों की समझ और अनुभूति है। मैं इस अवधारणा को ताकत में बदलना चाहता हूँ। आपको रहस्यमय कलाओं और रहस्यमय हथियारों का उपयोग करना होगा। आर्कन रिंग सिस्टम के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग है जो भौतिक हमले की नकल करता है। आर्कन हथियार आध्यात्मिक समुद्र में पदार्थ को एकीकृत करने के लिए रिंग सिस्टम का प्रयोग है। इन दोनों और आध्यात्मिक केंद्र के बीच का संबंध उपग्रहों और ग्रहों के बीच के संबंध के समान है।
ड्यूक के पास पहले से ही 2 रहस्यमय हथियार हैं, एक अंगूठी वाला रेतीला ईगल और 9 अंगूठियों वाला छोटा आर्ट, लेकिन उसे यह नहीं पता कि नए रहस्यमय हथियार कैसे बनाएं और रहस्यमय कलाओं का निर्माण कैसे करें। इस क्षेत्र में ज्ञान के लिए उच्च स्तरीय अर्चनाविद की आवश्यकता होती है। रॉयस से कहो, मैं दोपहर 2 बजे के बाद बाहर जा रहा हूँ। ड्यूक उठकर ऊपर गया और हाउसकीपर मॉरिस से कहा। मॉरिस ने उत्तर दिया, हाँ सर। अब अक्टूबर आ गया है और गर्मी का मौसम खत्म हो चुका है, लेकिन शरद ऋतु का बाग अभी भी दिखावटी है। बेवली मैनर जैसा समुदाय भी 4 मौसमों के बदलाव से बच नहीं सकता। ये शहर के ऊपर हो सकता है, निरंतर एक रिंग रहस्यमय अंतहीन हवा, शहर में क्यों नहीं, निरंतर एक रिंग रहस्यमय अनंत वसंत। ड्यूक बड़ी छत पर खड़ा था, हवा में शुष्क गर्मी महसूस कर रहा था और इस सवाल के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। ये सुनिश्चित करने के लिए कि उद्योग का काला धुआं शहर में नहीं फैलेगा, तत्वों के टॉवर ने शहर के ऊपर एक सुपर बड़े पैमाने पर एक रिंग रहस्यमय कला बेचैन हवा की व्यवस्था की है। ये अंतहीन हवाएं शहर के अंदर वायु की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लगातार शहर के बाहरी इलाकों की ओर बह रही हैं। केवल भारी बारिश में ही अंतहीन हवा रोक सकती है। एलिमेंट टॉवर के कर्मचारी अगले रहस्यमय मंत्र के सामान्य संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक टॉवर पर व्यवस्थित उपकरणों की जांच करेंगे। पूरे शहर में रहस्यमयी कलाओं को वहन करने में बहुत अधिक लागत आएगी, लेकिन बेवली मैनर में हर साल बहुत अधिक संपत्ति शुल्क लिया जाता है और मैनर के अंदर रहस्यमयी कलाओं इटर्नल स्प्रिंग की एक अंगूठी को बनाए रखना मुश्किल नहीं लगता है। लेकिन जल्द ही उन्हें समस्या का एहसास हो गया। बेवली मैनर में लगाए गए आध्यात्मिक पौधों की बड़ी संख्या पूरे वर्ष वसंत जैसे वातावरण के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है और विला में थर्मोस्टैटिक कार्ड स्थापित करना पर्याप्त है। पर्यावरण को बड़े पैमाने पर कृत्रिम रूप से बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जम्हाई लेते हुए ड्यूक ने अपने जंगली विचारों को रोक दिया, एक रॉकिंग कुर्सी पर लेट गया और दोपहर में पेड़ की छाया में आराम करने के लिए तैयार हो गया। विला की बड़ी छत के बगल में एक शून्य रिंग आध्यात्मिक पौधा है, चाय फल कपूर, एक विशाल मुकुट के साथ बड़ी छत के आधे हिस्से को कवर करता है। लेटे लेटे ही मेरे मन में शियाई की आवाज आई, गुरुजी, अनन्य ध्यान पद्धति के पुनर्गठित अंशों के 126वें समूह को आपके सहयोग की आवश्यकता है। अच्छा, ड्यूक ने जवाब दिया। अगले ही पल शियाई ने आध्यात्मिक सागर में पुनर्गठित अधूरी ध्यान विधि को चलाना शुरू कर दिया। जब यह एक निश्चित चरण पर पहुंच गया तो अधूरी ध्यान विधि 2 मार्गों में विभाजित हो गई और चलती रही। ये दोनों मार्ग जियाई की गणना में इष्टतम समाधान हैं, इसलिए ड्यूक को ये पता लगाना होगा कि उसके लिए कौन सा विकल्प अधिक उपयुक्त है। कुछ देर तक चुपचाप महसूस करने के बाद ड्यूक ने जवाब दिया, दूसरा प्रकार अधिक प्राकृतिक है और मुझे बहते पानी की तरह एक प्रकार की सद्भाव देता है। अच्छा गुरु, जियाई के बोलने के बाद वह चुप हो गई। ड्यूक के लिए सबसे उपयुक्त ध्यान पद्धति की गणना और पुनर्गठन जारी रखने की आवश्यकता है। ड्यूक ने अपना लंच ब्रेक जारी रखा। दोपहर 2 बजे वह टाइगर कार में बैठकर मैनर से निकल गया और सीधे फॉलिंग पैगोडा के भूमिगत गैराज में चला गया। ड्राइवर रॉयस को कार में प्रतीक्षा करने का संकेत देकर उन्होंने अपने सहायक म्यू लाली को लिया और आध्यात्मिक सीढ़ी पर मुख्य निदेशक ओरुचि के कार्यालय में पहुंचे। ओलू की कार्यालय में व्यवसाय से निपट रहा था। जब उसने ड्यूक को आते देखा तो उसने उसे पहले बैठने का संकेत दिया। उसके हाथ में एक दस्तावेज लेकर आने का इंतजार करते हुए उन्होंने पूछा, क्या आप यहाँ अपने आसपास के काम निपटाने आए हैं? हाँ मुख्य निदेशक, बहुत बढ़िया। क्या आपने तय कर लिया है कि आप आगे की ट्रेनिंग के लिए किस मैच टावर में जाना चाहते हैं? ओरुचि ने कहा, जब मैं एक मीटिंग के लिए यूनाइटेड टावर गया था तो मैंने कीस्टोन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से पूछा था। उन्होंने अभी भी इस साल छात्रों को स्वीकार करने की कोई योजना नहीं बनाई है, इसलिए उन्हें अपने मैच टावर के लिए वोट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आगे के अध्ययन के लिए कीस्टन के मास्टर टावर में नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं आगे के अध्ययन के लिए पेनरोज के मास्टर टावर में जाना चाहता हूँ। ड्यूक ने अपना विकल्प बताया। ओरुचि को आश्चर्य हुआ, पेनरोज मैच टावर? मुझे लगा कि आप विलियम्स मैच टावर जाना चाहते हैं। ऑब्जर्वेशन टावर के मुख्य निदेशक विलियम्स शेंजियाओ सिटी होटल के अध्यक्ष हैं और ड्यूक शेंजियाओ सिटी होटल के सलाहकार के रूप में आगे के अध्ययन के लिए विलियम्स मास्टर टावर गए, जो कि एक स्वाभाविक बात भी है। मुझे कार्ड बनाने में बहुत रुचि है। पेनरोज प्रशासन शेंजियाओ शहर में एकमात्र कार्ड बनाने वाला विद्वान है, यही कारण है कि मैं आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन कार्ड बनाना सीखना कठिन है, आपको ध्यान से सोचना होगा। अन्य क्षेत्रों की तुलना में कार्ड बनाने की लागत बहुत कम है, लेकिन कार्ड बनाने की तकनीकी सामग्री बहुत अधिक है। आमतौर पर अगर कोई आर्कानिस्ट कुशल होना चाहता है तो उसे 10 साल से अधिक की मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ड्यूक को इसकी परवाह नहीं है, उसके पास शियाई है। मैंने इस पर गहराई से विचार किया है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक सिफारिशी पत्र लिखूंगा और उसे पेनरोज मैच टावर को भेज दूंगा। तुम वापस जाकर जवाब का इंतजार कर सकते हो। साथ ही
तुम्हें ये भी सोचना चाहिए कि अगर पेनरोज प्रशासन तुम्हारा आवेदन अस्वीकार कर देता है तो तुम आगे किस मैच टावर में जाना चाहते हो। यदि पेनरोज प्रशासन मुझे अस्वीकार कर देता है तो मैं विलियम्स के विजार्ड टावर में जाने के लिए आवेदन करूंगा, ड्यूक ने उत्तर दिया। पेनरोज मास्टर टावर में उन्नत अध्ययन के लिए आवेदन करने की पुष्टि होने के बाद ड्यूक ने अलविदा कहा और ओरुचि के कार्यालय से बाहर निकल गया, और जैसे ही वह बाहर निकला निदेशक फिलिबेल के सचिव ने उसे रोक लिया। मिस्टर ड्यूक, डायरेक्टर फिलिबेल, मुझे आपसे कुछ काम है। अच्छा। निदेशक फिलिबेल का कार्यालय दूसरी मंजिल पर है। जैसे ही वो उनसे मिली उन्होंने पूछा, लिटिल ड्यूक, क्या आप उन्नत शिक्षा के लिए आवेदन करने आए हैं? हाँ। कौन सा टावर? मैच टावर पेनरोज, ड्यूक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिलिपेल को थोड़ा आश्चर्य हुआ। यह विलियम्स टावर नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है, आप पेनरोज टावर जाना चाहते हैं? वास्तव में आप दुनिया भर से एक साथी अभ्यासी हैं और आपको कीमिया क्षेत्र में सबसे अधिक अध्ययन करना चाहिए। क्या भगवान शुक्ला को पता है कि वह आपके बारे में बहुत आशावादी हैं? आपका मतलब है यूनियन टावर के आंतरिक निदेशक सुक्तर कीमियागर, ड्यूक ने कहा। वो इस व्यक्ति को हिजियाओहेलैंड की आध्यात्मिकता में जानता था। एक दुर्लभ महिला 3 रिंग रहस्यमय जादूगर और कीमियागर। हाँ, सुक्तारा मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मुझे हमेशा से एक ऐसा शिष्य मिलने की उम्मीद रही है जो मेरी कीमिया की उपलब्धियों को विरासत में पा सके। अगर आप उसके जादूगर टावर में आगे की पढ़ाई के लिए आवेदन कर सकते हैं तो मुझे विश्वास है कि वह आपको सब कुछ सिखा देगी। ओह, ड्यूक जवाब नहीं दे सका। नवपदोन्नत आर्केनिस्ट जादूगर टावर का चयन करता है और जादूगर टावर भी नवपदोन्नत आर्केनिस्ट का चयन करता है। सुपर कॉम्प्रिहेंशन के साथ एक प्रतिभाशाली आर्केनिस्ट के रूप में लोग स्वाभाविक रूप से उसका पक्ष लेंगे। हालांकि कार्ड बनाना सीखना ड्यूक की स्थापित योजना है और वह इसमें बदलाव नहीं करना चाहता। कार्ड बनाने की लागत कम है और आय अधिक है। शियाई की मदद से ड्यूक का मानना है कि वह अकेले कार्ड बनाकर बहुत पैसा कमा सकता है। ये सर्वोत्तम विकल्प है। विशिष्ट ध्यान पद्धति को सफलतापूर्वक पुनर्गठित किया गया है, इसलिए ड्यूक शांगक सिंचेंग समुदाय में जाने और जोआना लिंक्स से मिलने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। जोआना के घर आने तक इंतजार करने से पहले लगातार 3 बार दौरा किया। ड्यूक, क्या तुम खेलने आ रहे हो? जोआना ने ड्यूक का घर में स्वागत किया। मुझे तब तक पता नहीं था कि तुम आ रहे हो जब तक तुमने एक उल्लू के साथ संदेश नहीं भेजा। तुम इन दिनों जादूगर टावर में मेरे पिता की मदद कर रहे हो। जोआना के पिता जोविस लिंक्स यूनाइटेड टावर्स के सत्तारूढ़ सदस्यों में से एक थे और 5 टावर्स कॉन्फ्रेंस के सदस्य थे, लेकिन वे लड़ाई में बेहतर थे, इसलिए उन्होंने कभी विद्वान की उपाधि नहीं जीती थी। लेकिन वहाँ एक जादूगर टावर भी होना चाहिए। मैं यहाँ खेलने नहीं आया हूँ जोआना, मैं तुमसे कहूँगा कि मुझे यूनियन टावर ले चलो और 3 रिंग वृक्ष राजा रहस्यमयी बेल को देखो। क्या तुम अब पेड़ राजा को देखना चाहते हो? तुम वाकई बहुत चिंतित हो, जोआना हंसी। मैंने ध्यान पद्धति को पुनर्गठित किया है, इसलिए मैं वृक्ष राजा को देखने जा रहा हूँ, ये देखने के लिए कि क्या मैं आपके द्वारा बताए गए रहस्य को समझ सकता हूँ। क्या? जोआना ने आश्चर्य से पूछा, क्या आपने अपनी ध्यान पद्धति को पुनः व्यवस्थित किया है? हाँ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें पदोन्नत हुए अभी 1 महीने से अधिक समय ही हुआ है और तुमने ध्यान विधि को पुनर्गठित कर दिया है। ड्यूक, ध्यान विधि तुम्हारी भावी साधना से संबंधित है, इसलिए तुम लापरवाही नहीं कर सकते। चिंता मत करो, जैसा कि तुमने कहा, यह मेरे भविष्य से जुड़ा है। मैं कैसे लापरवाह हो सकता हूँ? मैं शायद ध्यान में थोड़ा अच्छा हूँ, ड्यूक ने विनम्रता से उत्तर दिया। जोआना को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वह खुद को ये पूछने से नहीं रोक सकी, तो फिर मुझे बताओ, तुम्हारी विशिष्ट ध्यान पद्धति में कितने दर्शन होते हैं? 8, ड्यूक ने कुछ नहीं छुपाया। 8 प्रकार? इतने सारे? जोआना को फिर से थोड़ा चक्कर आया। आपने जो कहा वह सच है या झूठ? विशेष ध्यान पद्धति को पुनर्गठित करने के 1 महीने से अधिक समय के बाद 8 प्रकार के दर्शन हुए हैं? ड्यूक ने शांति से कहा, जोआना, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे 8 में से 4 दर्शन फील्ड मेडिटेशन से हैं, इससे पहले कि मुझे पदोन्नत किया गया था। अन्य 4 ध्यान के पुनर्गठित टुकड़े हैं। तो आपको सचमुच 8 दर्शन हुए हैं? जोआना ने अविश्वास में फिर पूछा। बिल्कुल, अर्थात आपने न केवल अपनी विशिष्ट ध्यान पद्धति को 1 महीने से अधिक समय तक पुनर्गठित किया, बल्कि इसे पूरी तरह से पुनर्गठित भी किया तथा 4 ध्यान विधियों द्वारा निर्मित दर्शनों को प्राप्त किया। हाँ, ये बात सच होने की पुष्टि होने के बाद जोआना एक क्षण के लिए अवाक रह गई, लेकिन उसने जल्दी से अपनी भावनाओं को समायोजित किया। अब मुझे अंततः पता चला कि एक प्रतिभाशाली रहस्यमय मास्टर की समझ हमारे जैसे एक साधारण रहस्यवादी की समझ से कितनी दूर है। मुझे 4 साल के लिए एक रहस्यवादी के रूप में पदोन्नत किया गया है और अब तक केवल 5 दर्शन हुए हैं। मेरी प्रतिभा कम है और मैं इसे केवल समझदारी से ही पूरा कर सकता हूँ, ड्यूक मुस्कुराया। ठीक है, मुझे लगता है। जोआना ने अब संघर्ष नहीं किया। क्या आप पहले यहाँ दोपहर का भोजन करने जा रहे हैं या अब आप यूनियन टावर जाना चाहते हैं?
अब जोआना ने दृढ़ता से काम लिया और ड्यूक को सीधे यूनियन टावर ले गई। वास्तव में यूनियन टावर शांगेक सिंचेंग समुदाय के गेट के ठीक बाहर है। पूरे हेजियाओहे क्षेत्र के प्रशासनिक केंद्र के रूप में 1 दर्जन से अधिक महान शूरवीर गार्ड के रूप में यूनियन टावर के गेट के बाहर खड़े रहते थे। एक रहस्यमय जादूगर के रूप में ड्यूक जोआना के मार्गदर्शन के बिना यूनियन टावर में स्वतंत्र रूप से प्रवेश और निकास कर सकता है, लेकिन केवल हॉल और अन्य कार्यालय स्थानों में। अन्य निजी क्षेत्रों के लिए यूनियन टावर के शासक की बेटी जोआना को नेतृत्व करने की आवश्यकता है। हॉल में प्रवेश करते ही आप हॉल के मध्य में लगभग 1 मीटर व्यास वाला एक चिकना पेड़ का तना देख सकते हैं जो सीधे छत तक फैला हुआ है। ये रहस्य की बेल है, जोआना ने कहा। ऐसा लगता है कि ट्रंक में थोड़ी सी चिकनाई के अलावा कुछ खास नहीं है, लेकिन ड्यूक को गहरा सदमा लगा। वह रिंग 2 का जादूगर है। योगिनी के साथ अनुबंध करने के बाद वह सफलतापूर्वक सांस की प्रतिध्वनि स्थापित कर सकता है और दुनिया के किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक पौधे के साथ समान आध्यात्मिक लय साझा कर सकता है। इस समय उन्होंने उस रहस्यमयी बेल के साथ सफलतापूर्वक श्वास अनुनाद स्थापित किया, जिसके तने का केवल एक निशान ही दिखाई दे रहा था। पलक झपकते ही सांस लेना लंबा हो जाता है और निचले पेट में क्यूई का समुद्र और भी अधिक बादल और धुंधला हो जाता है। पूरा व्यक्ति 3 रिंग पेड़ राजा रहस्यमय बेल का अनुसरण करता है और एक विशेष प्रकार के रहस्यमय और रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करता है, मानो वह एक छोटे पौधे में बदल गया हो। अज्ञानी वर्षों में एक और छोटे पौधे के साथ समय रुक गया लगता था और ऐसा लगता था जैसे पलक झपकते ही 10,000 वर्ष बीत गए हों। दोनों युवा वृक्ष अलग अलग उगाए हों। एक छोटा पेड़ इतना ऊंचा होता है कि उसकी छत छाया सूर्य, चंद्रमा और तारों भरे आकाश को ढक सकती है। ड्यूक द्वारा रूपांतरित किया गया छोटा पौधा इस विशाल वृक्ष पर निर्भर है, लगातार घूमता और चढ़ता रहता है, बड़े वृक्ष का सहारा पाता है तथा साथ में वर्षा और धूप का आनंद लेता है। ऐसे ही अनगिनत वर्ष बीत गए। एक दिन अचानक स्थिति बदल गई और जिस विशाल वृक्ष पर भरोसा किया जा सकता था उसे काट दिया गया और फिर उसके अंदर एक ऊंची मीनार बना दी गई। यद्यपि सूर्य और वर्षा को अवशोषित करने के लिए मीनार से बाहर निकली हुई शाखाएं और पत्तियां हैं, लेकिन एक दूसरे को सहारा देने के लिए कोई साथी नहीं है, केवल अंतहीन अकेलापन और एकाकीपन है। क्या पेड़ सोच सकते हैं, जब तक आत्मा का गर्भाधान न हो और आत्मा की सहायता से बंधनों से छुटकारा न मिल जाए, तब तक आप सोच नहीं सकते। लेकिन इस समय ड्यूक ने समय के साथ हुए इस आध्यात्मिक टकराव के माध्यम से रहस्यमयी बेल की भावना को महसूस किया। शायद वो बोल भी नहीं सकता, सोचना तो दूर की बात है। भावनाएं सचमुच व्यक्त होती हैं। उस तरह का अकेलापन, उस तरह का अकेलापन, उस तरह का प्रियजन से अलग होने का दुख अनगिनत वर्षों से शाखाओं और पत्तियों के बीच आगे पीछे लहरा रहा है। यूनाइटेड टावर कितने वर्षों से बना है, यह उतने ही वर्षों से दुखद है। हाँ, इस उदास मनोदशा से मुक्त होकर ड्यूक ने एक लंबी सांस छोड़ी। जोआना की आश्चर्य भरी आंखों ने उसका स्वागत किया। ड्यूक, मुझे मत बताओ, तुमने रहस्यमयी बेल के तने पर एक नज़र डाली थी और तुम्हें इसका रहस्य पता चल गया था। ड्यूक अभी भी थोड़ा उदास था, लेकिन उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं, मैंने बस कुछ और ही सोचा था। उनके आध्यात्मिक सागर में कोई नया दर्शन नहीं हुआ और कोई अन्य परिवर्तन नहीं हुआ। जोआना ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से, यदि आप केवल एक बार देखते और रहस्य को समझ जाते तो मैं सचमुच बहुत डर जाती। चलो चलो ऊपर चलते हैं, मैं इसे पूरा देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। ड्यूक ने उत्साह का एक संकेत प्रकट किया। यद्यपि लिंघाई में कोई उत्परिवर्तन नहीं है, लेकिन क्यूई के समुद्र में एक अलग परिवर्तन हुआ। क्यूई के समुद्र के केंद्र में एक बादल पर एक बीज अचानक अंकुरित हुआ। एक छोटी सी बेल बन गई, लेकिन यहाँ कोई सीधा पेड़ नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके। ये छोटी सी बेल केवल बादलों पर ही लेटी रह सकती है, हवा के सागर के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ सकती है। ये रहस्यमयी बेल से एक उपहार है। 3 रिंग ट्री किंग को ट्री किंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके आध्यात्मिक बीज हवा के समुद्र के बीजों में अंकुरित हो सकते हैं। ड्यूक ने सीढ़ियां चढ़ते हुए सोचा, जब आध्यात्मिक बीज बड़े हो जाएंगे तो मैं उनका उपयोग कल्पित बौने की खेती करने के लिए कर सकता हूँ। वो आत्मिक पौधा जो कल्पित बौनों को जन्म दे सकता है, जंगली नहीं हो सकता तथा उसे मनुष्यों या अन्य प्रजातियों द्वारा ही उगाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, ड्यूक के जी युलू, ऐसा अनुमान है कि पीढ़ी दर पीढ़ी बिल खोदने वाली आर्मी चींटियों ने बड़े हरे टेडपोल चिकन को जन्म दिया। आध्यात्मिक पौधों की खेती के लिए सबसे अच्छा उर्वरक आध्यात्मिक पौधों के समुद्र में आध्यात्मिक बीज हैं। यह एक आध्यात्मिक प्रक्षेपण है। जब आध्यात्मिक पौधा आगे बढ़ता है और 3 वलियों का वृक्ष राजा बन जाता है, तो इसकी आध्यात्मिकता भौतिक सीमाओं को तोड़ सकती है और वायु सागर में जो श्वास प्रतिध्वनि स्थापित करता है, प्रक्षेपण अंकुरित होता है। यह अध्यात्म का बीज है। पहले पढ़ी गई पुस्तकों और अभी सांसों की प्रतिध्वनि की अनुभूति को मिलाकर ड्यूक ने आध्यात्मिकता के बीज को पहले ही गहराई से समझ लिया है। शायद जब मैं अधिक आध्यात्मिक बीज जमा कर लूं, तो मैं चूजे को एक योगिनी से एक महान योगिनी में विकसित होने में मदद कर सकूं। ड्यूक ने मन ही मन इसकी प्रतीक्षा की।
अध्याय 145 नौवां दर्शन। यूनियन टावर पर चढ़ें, जो 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा है। परत दर परत, हर मंजिल पर एक जगह है जहां से आप रहस्यमयी बेल के तने को गुजरते हुए देख सकते हैं। तना घुमावदार होता है तथा एक शाखा समय समय पर बाहर निकलती रहती है, जो हरे पत्तों के साथ सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है। ड्यूक ने प्रत्येक मंजिल को ध्यान से देखा तथा ध्यान रखा कि रहस्यमयी बेल की कोई भी शाखा छूट न जाए, यहाँ तक कि एक भी पत्ता भी नहीं। अनजाने में वह टावर की चोटी पर चढ़ गया है। 5 टावर्स कॉन्फ्रेंस सेंटर। टावर के शीर्ष पर एक विशाल गोलाकार हॉल है, जहां हेजियाओ नदी में होने वाली प्रमुख घटनाओं का निर्णय लिया जाता है। आज किसी की मीटिंग नहीं थी, इसलिए जोआना ने आसानी से ड्यूक को 5 टावर्स कॉन्फ्रेंस सेंटर में ले गई। वास्तव में, अगर मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगी, तो अगर तुम खुद ही वाइन ऑफ मिस्ट्रीज को देखने के लिए आवेदन करोगे, तो इसे मंजूरी मिल जाएगी। बस इसमें कुछ समय के लिए देरी हो सकती है। मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी धन्यवाद। ड्यूक ने सिर हिलाया। फिर मैंने रहस्यमयी बेल की सबसे ऊपरी कली को देखा। हालांकि मैंने उससे जुड़े 3 रिंग वाले पेड़ के राजा ठंडे लोहे के पेड़ को खो दिया, लेकिन रहस्यमयी बेल अभी भी हर साल बढ़ रही है। यह अब प्रति वर्ष 20 सेंटीमीटर बढ़ सकता है, और 10 साल से अधिक समय के बाद यूनियन टावर को 1 मंजिल तक बढ़ाया जाना चाहिए, जोआना ने परिचय दिया। ड्यूक ने रहस्यमयी बेल की सबसे ऊपरी कली को ध्यान से देखा, और सांसों की प्रतिध्वनि बढ़ती रही, जिससे उसे रहस्यमयी बेल के बारे में बहुत कम जानकारी मिली। पूरे वृक्ष को नंगी आंखों से देखें और सांस के माध्यम से वृक्ष की आध्यात्मिकता के साथ अनुगमन करें। आध्यात्मिक सागर में जियाई ने पहले ही प्रोजेक्शन स्क्रीन के माध्यम से पूरे रहस्यमय बेल की छवि को 3D चित्र में रेखांकित कर दिया है। जोआना, मैं कुछ समय के लिए यहाँ अपना अनन्य ध्यान अभ्यास करने जा रहा हूँ। मैं दोपहर का भोजन भिजवा दूंगा। शियाई के अटकने से ड्यूक को विशेष ध्यान का विचार प्राप्त हुआ, और ड्यूक रहस्यमयी बेल की सबसे ऊपरी कली के सामने खड़ा हो गया तथा धीरे धीरे अपने चारों ओर के मुक्त आध्यात्मिक कणों को अवशोषित करने लगा। 3 वलय वृक्ष के राजा द्वारा निर्मित आध्यात्मिक आभा इतनी समृद्ध है कि यह अपमानजनक है। आध्यात्मिक कणों के आध्यात्मिक समुद्र में प्रवेश करने के बाद आध्यात्मिक कोर ने तुरंत एक मंद चमक पैदा की, और फिर एक के बाद एक 8 दृश्य प्रकट हुए और बिखर गए। ड्यूक आध्यात्मिक सागर के अंदर देखते हुए ध्यान कर रहा था। शियाई द्वारा बनाई गई रहस्यमयी बेल की 3D तस्वीर को देखकर मैं पहले की रहस्यमयी बेल के उपहार और सैकड़ों वर्षों से चली आ रही उसकी एकाकीपन और अकेलेपन के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। मेरा मन मानो किसी मधोशी में था, मानो किसी चीज ने उसे छू लिया हो। यदि मैं अग्रणी युद्ध का निर्णय करता होता, तो मैं ठंडे लोहे के पेड़ को नहीं काटता। 2-3 अंगूठी वाले पेड़ राजा जो एक दूसरे के साथ हैं, आध्यात्मिकता की एक आदर्श कृति है। उन्हें अलग करना आध्यात्मिकता के लिए एक तरह की निंदा है। अगले ही पल आध्यात्मिक सागर में अचानक ही बहुत बड़े परिवर्तन हुए। जब प्रत्येक दर्शन बनता था, तो उसके साथ ही एक नया दर्शन भी बनता था। जंगली फूल बनते हैं, और जड़ों से अचानक पतली लताओं का एक घेरा बन जाता है, जो फूलों की कलियों के साथ झूमने लगता है। गेहूं के पौधे बनते हैं, और उनके साथ बेलें भी उगती हैं। कोमल शाखाएं लताओं के चारों ओर लिपटी हुई हैं। चींटियां नई लताओं के जाल उगा रही हैं। पत्थर लताओं से ढके हुए हैं। भंवर में घूमती हुई लता उग रही है। सफेद कागज से लताएं रैनकर बाहर आ रही हैं, और यहाँ तक कि इंद्रधनुष भी लताओं से सुशोभित हो रहा है। परिवर्तन यहीं तक सीमित नहीं है। आध्यात्मिक समुद्र के मध्य में स्थित आध्यात्मिक कोर रिंग भी किसी समय चुपचाप कई लताओं पर चढ़ गई। इस स्पिरिट कोर को एक माला में सजाएं। रूस, समय समय पर लिंगाई के हर कोने से बेलें निकलती हैं, और फिर बेलें फिर से गायब हो जाती हैं, जैसे कि बेलें पूरे लिंगाई को लपेट रही हों। रहस्य की बेल का रहस्य। ड्यूक ने आध्यात्मिक समुद्र में सर्वव्यापी लताओं को देखा, और इन लताओं को रहस्यमय लताओं के रूप में पहचाना। यह मेरा 9वां दर्शन है। अचानक इन सर्वव्यापी लताओं से ड्यूक को एक अस्पष्ट संदेश भेजा गया। संरक्षक, रहस्यमयी लता के संरक्षक। संरक्षक। ड्यूक को अचानक एहसास हुआ कि यह रहस्यमयी बेल नहीं थी जो उससे संवाद कर रही थी, बल्कि आध्यात्मिकता और उसके बीच टकराव था। रहस्यमयी बेल की कल्पना करें, और रहस्यमयी बेल के माध्यम से आध्यात्मिकता उसके आध्यात्मिक सागर में स्थानांतरित हो जाएगी। और रहस्यमयी लता के आधार पर आध्यात्मिक सागर की रक्षा करने वाली ये लताएं बनती हैं, जो एक विशेष सुरक्षात्मक अवरोध है। जहां तक ये प्रश्न है कि यह किससे बचाव कर सकता है, ड्यूक को अभी तक पता नहीं है। लेकिन संक्षेप में, ये लिंगाई के लिए सुदृढ़ीकरण की एक परत है, जो उसके लिंगाई को सुरक्षित बनाती है। तो ये बात है। ड्यूक ने अपनी आंखें खोलीं, और वह पहले से ही रहस्यमयी बेल का रहस्य समझ गया, जो संरक्षक रहस्यमय बेल है। एक बार आप इस रहस्य को समझ लेंगे, तो आप सुरक्षा और रहस्य की बेल का एहसास कर सकेंगे। क्या? जोआना एक तरफ खड़ी होकर ऊब से जम्हाई ले रही थी, और जब उसने ड्यूक को अपनी आंखें खोलते देखा तो वह आश्चर्यचकित हुई। मुझे मत बताओ, तुम्हें रहस्य समझ में आ गया? हाँ, ड्यूक ने सिर हिलाया। जोआना चौंक गई। उसके पिता इस यूनाइटेड टावर के शासकों में से एक थे।
ये कहा जा सकता है कि वह बचपन से ही यहाँ खेलती रही है और अब तक उसे आर्कनिस्ट के पद पर पदोन्नत किया गया है। रहस्यमयी बेल उसके विकास के साथ साथ बढ़ती गई, लेकिन वह कोई रहस्य नहीं समझती थी। न केवल वह, बल्कि उसके पिता, जो एक 3 रिंग आर्कानिस्ट थे, भी इसे नहीं समझते थे। शेंजियाओ शहर में केवल मुट्ठी भर रहस्यमयी जादूगर हैं जिन्होंने रहस्यमयी बेल के रहस्य को समझ लिया है। ड्यूक, तुमने कौन सा रहस्य समझा? बेशक, अगर तुम नहीं कह सकते तो मैं तुम्हें मजबूर भी नहीं करूंगी। जोआना ने गहरी सांस ली और पूछा। कहने को कुछ नहीं है। आर्कानिस्ट के रूप में पदोन्नत होने के बाद सुरक्षा की गारंटी है और ड्यूक को एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे नहीं पता कि रहस्य क्या है जिसे दूसरे समझते हैं, लेकिन जो मैं समझता हूं वह एक तरह का दर्शन होना चाहिए। संरक्षक रहस्यमय बेल। क्या ये सिर्फ एक दर्शन है? सख्ती से कहें तो यह एक दृष्टि है, लेकिन यह सामान्य आध्यात्मिकता द्वारा परिवर्तित दृष्टि के समान नहीं है। यह मेरे आध्यात्मिक सागर की रक्षा कर सकता है। ड्यूक ने गार्जियन मिस्टिक वाइन की स्थिति का विस्तार से वर्णन किया। जोआना की ईर्ष्या जागृत हुई। आज मुझे जो झटका लगा है वह वास्तव में बहुत बड़ा है। मुझे नहीं लगता कि आप दैनिक जीवन में मुझसे ज्यादा चतुर हैं, लेकिन आपकी समझ इतनी अतिरंजित क्यों है? मैंने जितने भी आर्कानिस्ट देखे हैं उनमें से कोई भी आपकी तुलना में अतिरंजित नहीं है। बस मुझे दूसरों से थोड़ी अधिक समझ है, ड्यूक ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। फिर धीरे से उसे बाहर निकाला, दोनों हाथों को सीधा करते हुए। ये बस थोड़ा सा है। जोआना ने स्पष्ट नाराजगी के साथ ड्यूक के कंधे पर जोर से थपथपाया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम काफी विनोदी हो? ड्यूक मुस्कुराया और कहा, थोड़ा सा, मजाक बंद करो। जोआना भावुक हो गई। ड्यूक, मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से एक महान रहस्यवादी बनेंगे और आप आध्यात्मिकता से धन्य हैं। भविष्य में क्या होगा ये कौन बता सकता है? मुझे अभी और कड़ी मेहनत करनी है। ड्यूक ने अपने सामने रहस्यमयी बेल की सबसे ऊपरी कली पर नजर डाली, लेकिन उसका दिल ऊंची महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ था। आर्कनिस्ट के पद पर पदोन्नत होने के बाद आध्यात्मिक रहस्य धीरे धीरे उसके सामने खुल गया। भविष्य में बहुत सारे रहस्य हैं जिनका परिश्रम पूर्वक पता लगाना उचित होगा। जोआना के साथियों ने पहले ही दोपहर का भोजन पहुंचा दिया था और दोनों ने 5 टावर्स कॉन्फ्रेंस सेंटर में भोजन किया। पर्याप्त खाने पीने के बाद ड्यूक ने जाने की पेशकश की। जोआना, मुझे यूनियन टावर तक लाने के लिए धन्यवाद। अगर तुम आज रात फ्री हो तो मैं तुम्हें दावत दूंगा। जोआना ने तुरंत अपना सिर हिलाया। किसी और दिन, मुझे वापस जाकर आराम करना होगा। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ रहना बहुत बुरा है, ड्यूक। तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। चिक ने ड्यूक को घेर लिया जो यूनियन टावर से वापस आया था, ऊपर नीचे, बाएं दाएं, आगे पीछे सूंघते हुए। मैं स्पिरिट क्रिस्टल नहीं लाया। ये लिंगजिंग नहीं है। मैंने अभी तक लिंगजिंग खाना खत्म नहीं किया है, चिकी ने सूंघते हुए कहा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, जैसे खूबसूरत फूलों और पौधों की खुशबू। मैं समझता हूँ, यह एक आध्यात्मिक बीज है। ड्यूक ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। मुझे आज एक आध्यात्मिक बीज मिला और मैंने इसे हवा के समुद्र में बो दिया। जब ये परिपक्व हो जाएगा, चिकन, तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। मैंने पहले कहा था, आप मेरे पीछे आने के लिए भाग्यशाली हैं। मैं एक बड़ा बच्चा हूँ और अगर तुम मुझे उठा लोगे तो तुम भाग्यशाली होगे। छोटी मुर्गी भी पीछे नहीं रह सकती थी। ठीक है, हम सभी भाग्यशाली हैं। ड्यूक को एक योगिनी की परवाह नहीं होगी। इस समय छोटी मुर्गी ने अचानक कहा, मैं आपके क्यूई के समुद्र में जाना चाहता हूं और आध्यात्मिक बीजों पर एक नज़र डालना चाहता हूं। ड्यूक हैरान था। सान्हाई अपनी इच्छा से कैसे अंदर बाहर आ जा सकता था? मेरे क्यूई समुद्र में जाओ। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मेरे क्यूई समुद्र में प्रवेश कर सकते हो? मुर्गे ने अपनी छोटी और मोटी पूंछ हिलाई। मैंने तुम्हारे साथ एक अनुबंध किया था। तुम्हारी हवा के समुद्र में प्रवेश करने में क्या बुराई है? कंजूस बनो। ये कंजूसी नहीं है, लेकिन क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप अंदर जा सकते हैं? जरूर, तो फिर तुम अंदर जाओ और मैं देखूंगा। चूजे को अनुमति मिल गई। वह ड्यूक के पेट में घुस गया और तुरंत गायब हो गया। ड्यूक के पेट पर एक हरे रंग का निशान धीरे धीरे उभर आया। पहले इस हरे निशान में चूजा छिपा होता था, लेकिन इस समय ड्यूक को महसूस हो रहा था कि हरे निशान में कोई चूजा नहीं है। जब उसने अपनी आंखें बंद की और क्यूई के समुद्र को देखा तो उसने अचानक पाया कि मुर्गी पहले से ही लताओं के साथ बादल पर तैर रही थी। समय समय पर वह अपने शरीर से लताओं को रगड़ता था और जाहिर तौर पर रहस्यमय लताओं द्वारा प्रस्तुत आध्यात्मिक बीज बहुत पसंद करता था। ऐसा कोई कल्पित बौना नहीं होना चाहिए जो आध्यात्मिक बीजों को नापसंद करता हो। ये कुछ ऐसा है जो कल्पित बौनों की मदद करेगा। ड्यूक, लड़की बादल पर चिल्लाई, मैं यहीं रहूंगी और बाहर नहीं जाऊंगी। ड्यूक की आवाज हवा के समंदर में गूंजी। क्या तुम्हें यकीन है? स्पिरिट क्रिस्टल मत खाओ। अरे, मैं स्पिरिट क्रिस्टल खाना चाहता हूँ। जब मुझे भूख लगेगी तो मैं बाहर चला जाऊंगा। बाहर जाने से पहले मुझे नमस्कार करो। मैं तुम्हें फिर से बाहर आने की अनुमति दूंगा, अन्यथा अगर कोई तुम्हें पालेगा तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मशरूम के साथ ब्रेस्ट चिकन एक बहुत प्रसिद्ध व्यंजन है। पाद, मैं मुर्गी हूँ, मुर्गी नहीं।
मुर्गी चिल्लाई, चिक मेरा नाम है, मैं मुर्गी नहीं हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम चूजे हो या नहीं, जब तक तुम अर्थ समझते हो तब तक सब ठीक है। साथ ही इस आध्यात्मिक बीज को नष्ट मत करो, यह अभी परिपक्व नहीं हुआ है। मैं मूर्ख नहीं हूँ। अंदर के दृश्य से बाहर निकलते हुए, अपने पेट पर हरे निशान को देखते हुए ड्यूक को कल्पित बौनों के बारे में एक नई समझ मिलती है। ये पता चलता है कि कल्पित बौने अभी भी हवा के समुद्र में छिप सकते हैं, लेकिन इसके बारे में सोचना असामान्य नहीं है। कल्पित बौने स्वयं आध्यात्मिक पौधों द्वारा विकसित जादुई प्राणी हैं। चीची, जियादो कूद गया। ड्यूक ने शियाडू के फर को सहलाया और शियाडू के माथे पर निशान को देखा। निशान ने धीरे धीरे एक अंगूठी की रूपरेखा बना ली थी। ड्यूक उसे यहाँ हर दिन स्वादिष्ट भोजन और पेय खिलाता है और जियाडो बहुत तेजी से बढ़ता है। शायद 1 या 2 साल में उसे प्रथम श्रेणी में पदोन्नत कर दिया जाएगा। ड्यूक को उस समय एक रिंग ग्रैंड नाइट में भी पदोन्नत किया जाएगा, लेकिन उन्होंने लाल निशान को देखा और एक और बिंदु के बारे में सोचा। कल्पित बौने हवा के समुद्र में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन क्या प्रेत जानवर भी रक्त के समुद्र में प्रवेश कर सकते हैं? दोनों में असाधारण आध्यात्मिकता है, और शायद आध्यात्मिकता प्रवेश करने और बाहर निकलने की कुंजी है। कोई प्रासंगिक जानकारी नहीं। ड्यूक सीधे शेंजियाओ शहर में फालिंगटा लाइब्रेरी गए, पहले लाइब्रेरी कार्ड के लिए आवेदन किया और फिर धीरे धीरे आवश्यक सामग्री की खोज की। शाम को वह कल्पित बौनों और प्रेतात्माओं के बारे में 1 दर्जन से अधिक पुस्तकों के साथ बेवली मैनर के 17वें कमरे में वापस आया। इन सभी दर्जन भर पुस्तकों को पढ़ने में पूरा 1 दिन लग गया। किहाई और कल्पित बौनों के अभिलेख बहुत व्यापक नहीं हैं, लेकिन संक्षेप में पौधों से संबंधित सभी आध्यात्मिकता किहाई में अपना घर पा सकती है। ड्यूक रॉकिंग चेयर पर लेटा हुआ सोच रहा था। जब से वे पहली बार आध्यात्मिक रहस्यों के संपर्क में आए, उन्होंने आध्यात्मिक रहस्यों को खोलना पुस्तक में आध्यात्मिक समुद्र का वर्णन देखा है। आध्यात्मिक समुद्र वह स्थान है जहां व्यक्ति की आध्यात्मिकता एकत्रित होती है, लेकिन ये सभी चीजों की आध्यात्मिकता के प्रक्षेपण का समुद्र भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि लिंगाई का स्वामित्व केवल एक व्यक्ति के पास नहीं है। एक तरह से यह एक विशाल आध्यात्मिक सागर है जो दुनिया की हर चीज से बना है और फिर हर किसी के शरीर में एक प्रक्षेपण पैदा करता है। लिंगाई ऐसा ही है। क्यूई सागर और रक्त सागर के लिए भी यही बात सत्य हो सकती है। आखिरकार वे आत्मा सागर की शाखाएं हैं। शायद प्रकृति में पौधे अपनी आध्यात्मिकता को निगलकर हवा का एक विशाल समुद्र बनाते हैं। प्रकृति में जानवर अपनी आध्यात्मिकता को निगलकर रक्त का एक विशाल समुद्र बनाते हैं। अंत में क्यूई का समुद्र और रक्त का समुद्र दोनों ही मानव शरीर में प्रक्षेपण उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए ड्यूक को लगता है कि उसे इस बात की स्पष्ट समझ है कि 3 समुद्र किस प्रकार के अस्तित्व के समान है। 3 छल्लों वाले वृक्ष राजा के रूप में रहस्यमयी बेल मूल रूप से विशाल वायु सागर का एक हिस्सा है, इसलिए ये बाधा को पार कर सकती है और मेरे वायु सागर में आध्यात्मिक बीज छोड़ सकती है। यही बात चिकन के लिए भी सच है। 2 रिंग अल्फ के रूप में ये भी विशाल वायु सागर का एक हिस्सा है और इसे मेरे वायु सागर में भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। ये सिर्फ प्रक्षेपण की प्रक्रिया है जो हवा के विशाल समुद्र से मेरे हवा के समुद्र में स्थानांतरण है। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, ड्यूक ने एक और संभावना के बारे में भी सोचा। अगर मैं 3 छल्लों वाले विभिन्न पेड़ राजाओं के साथ सांस की प्रतिध्वनि का निर्माण जारी रखता हूं, तो क्या मैं हवा के समुद्र में आध्यात्मिक बीजों का जंगल बनाऊंगा? अनगिनत कल्पित बौने जंगल में रह सकते हैं। इसके अलावा वह उठकर बालकनी के कोने में चला गया, जो एक छायादार वातावरण में व्यवस्थित था, और रिंग 2 अल्फ का आत्मा पौधा जीयुलू यहां उगाया। ड्यूक ने शीघ्रता से श्वास विधि का प्रदर्शन किया और जीयुलू के साथ श्वास अनुनाद स्थापित किया। तभी आध्यात्मिकता की शक्ति ने पेट पर हरे निशान को छुआ और मन ने एक मार्गदर्शक के रूप में काम किया। जीयुलू को हवा के समुद्र में प्रक्षेपित करने की कोशिश की। अगले ही पल फूल के गमले में जीयुलू अचानक गायब हो गया। उसी समय किहाई में एक अन्य बादल पर जीयुलू का एक पौधा धीरे धीरे उगाया, जो बादल के साथ साथ आगे बढ़ रहा था। ये सचमुच हो गया। खाली गमले को देखकर ड्यूक को बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे लगता है कि मैंने सन्हाई के सार को छू लिया है। सन्हाई वास्तव में एक प्रक्षेपण है, लेकिन साथ ही यह एक वास्तविक अस्तित्व भी है, और प्रक्षेपण से वास्तविकता तक पहुंचने की कुंजी आध्यात्मिकता है। मैपिंग, ड्यूक ने चुपचाप सोचा। छोटी मुर्गी जो कि क्यूई के समुद्र में रहस्यमयी बेल के करीब थी, उसने अचानक अपने जीयुलू को यहाँ दिखाई दिया और दंग रह जाने में मदद नहीं कर सका। फिर वो चिल्लाया, ड्यूक, तुम मेरे जीयुलू को अंदर क्यों लाए? ये सुरक्षित है ना? ड्यूक का विचार एक आवाज में बदल गया जो हवा के समुद्र में गूंज रही थी। चिकन, मेरे पास एक साहसिक विचार है। मैं अपने हवा के समुद्र को आध्यात्मिक बीजों के जंगल में बदलने की योजना बना रहा हूँ, जो कल्पित बौनों के लिए एक स्वर्ग है। क्या? चिकी समझ नहीं सकी। ड्यूक को इसे समझने की आवश्यकता नहीं थी, और उसने खुद से कहा, जब समय आएगा तो आप और आपके छोटे दोस्त अल्फ स्वर्ग में खुशी से खेल सकेंगे। अध्याय 147 रिपोर्ट। मुझे कोई छोटा साथी नहीं चाहिए, चूजा बादल पर लेटे हुए आलस से बोला।
ड्यूक का ध्यान क्यूई हाई से हट गया है और वह घर पर तैयारी कर रहा है। वह कल रिपोर्ट करने और अध्ययन करने के लिए पेनरोज मास्टर टॉवर जाएगा। मुझे इस बात की चिंता रहती थी कि जब मैं घर पर नहीं रहूंगा तो चूजा मिलेगा या नहीं। दो रिंगल्फ, चाहे उसे छिपाया जाए या नहीं, यह एक होल कार्ड है। अब किहाई फेरी पैराडाइज के अस्तित्व के साथ चूजे को मेरे साथ ले जाया जा सकता है। जहां तक शियादो का सवाल है, उसने उसकी देखभाल का काम लेविन पर छोड़ दिया। मास्टर, मैं शियादो का अच्छे से ख्याल रखूंगा, लेविन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शहर में 1.5 महीने तक उसका समय बहुत अच्छा बीता। चूंकि मनों में अधिक बटलर हैं, इसलिए बटलर मॉरिस सभी सेवा कर्मियों से यह अपेक्षा रखते हैं कि वे ड्यूक को बॉस नहीं बल्कि लॉर्ड कहकर संबोधित करें। लेविन की मूर्खतापूर्ण मुस्कान देखकर ड्यूक ने अंदर ही अंदर आह भरी। लेविन का जन्म बहुत ताकत के साथ हुआ था। अगर उसके माता पिता ने उसे खून उबालने वाली औषधि दी होती तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह खून का समुद्र खोल सकता था और शूरवीर बन सकता था। ये दुख की बात है कि लेविन पहले से ही 19 वर्ष का है और वह 15 वर्ष की आयु की महत्वपूर्ण अवस्था को पार कर चुका है। 15 साल की उम्र के बाद खून के समुद्र को खोलना मुश्किल है। यह उल्लेख नहीं करना कि लेविन 19 साल का है, भले ही उसके पास एक छोटी सी कला हो, इसे फिर से खोलना लगभग असंभव है। रहस्यमयी गुरुओं के शोध परिणामों के अनुसार एक बार जब कोई व्यक्ति 15 वर्ष की आयु पार कर जाता है तो उसकी आध्यात्मिकता मूल रूप से पर्यावरण द्वारा प्रदूषित हो जाती है, और यदि उसकी आध्यात्मिकता खो जाती है तो 3 समुद्र तब तक सिकुड़ते रहेंगे जब तक वे गायब नहीं हो जाते। मूल रूप से शरीर 14 या 15 वर्ष की आयु में जोरदार रूप से बढ़ता है और यह अवस्था 3 समुद्रों को खोलने के लिए सबसे आसान है। लेकिन ये कहना कठिन है। ड्यूक को अचानक इसे आजमाना चाहा। उन्होंने लेविन को पुकारा, यहाँ आओ, मैं तुम्हारे शरीर की जांच करता हूँ। लेविन को पता नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वह ईमानदारी से आगे बढ़ा और ड्यूक को अपना शरीर जांचने दिया। आध्यात्मिकता की शक्ति लेविन के शरीर में प्रवेश कर गई और तेजी से हृदय तक पहुंच गई। हालांकि हृदय में काफी देर तक खोज करने के बाद भी रक्त के समुद्र का कोई निशान नहीं मिला। यह अफसोस की बात है कि जियाई मेरी मदद नहीं कर सकती। रक्त सागर को बलपूर्वक खोलने से पहले उसने रक्त सागर को खोलने के लिए रक्त सागर को उत्तेजित करने के लिए आध्यात्मिक सागर से रक्त सागर में बलपूर्वक प्रवेश करने के लिए शियाई पर भरोसा किया। जियाई की सहायता के बिना ड्यूक केवल लेविन के दिल में अपनी आध्यात्मिक शक्ति बर्बाद कर सकता था। हालांकि निरीक्षण के इस दौर के दौरान ये पाया गया कि लेविन का शरीर वास्तव में बहुत अच्छा है, उसमें कोई भी संभावित चोट नहीं है, वह गाय की तरह मजबूत है। लेविन, क्या आप खून का समुद्र खोलना चाहते हैं और शूरवीर बनना चाहते हैं? ड्यूक ने पूछा। इसके बारे में सोचो। लेविन ने अपना सिर खुजलाया। लेकिन मैं सी ऑफ ब्लड नहीं चला सकता, मेरी उम्र हो गई है। मैंने किताब में पढ़ा है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उम्र पार करने के बाद भी सफलतापूर्वक खून का समुद्र खोल सकते हैं। आप इसे आजमा सकते हैं। लेविन अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। मैं आपकी बात सुनूंगा, सर। तो फिर कोशिश करके देखो। मेरे द्वारा तुम्हारी देखभाल करने से ज़्यादा तुम गंभीर रूप से बीमार हो जाओगे और कुछ भी गंभीर नहीं होगा। अगर तुम खून का समुद्र शुरू कर दोगे तो तुम्हारा विकास अच्छा होगा, ड्यूक ने फैसला किया। लेविन ने अपना सिर हिलाया। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ आपके लिए काम करूंगा, मास्टर। चिंता मत करो, रक्त सागर खोलने के बाद भी तुम मेरे कर्मचारी हो, ड्यूक मुस्कुराया। तुरंत उसने अपने अनुयायियों से कहा कि वे बाहर जाकर खून उबालने वाली औषधि खरीदें और लेविन को उसे पीने दें। उबलते खून की औषधि की भूमिका रक्त के उफान के माध्यम से हृदय में आध्यात्मिकता को उत्तेजित करना है ताकि रक्त के समुद्र का द्वार खोला जा सके। इसे लेने के कुछ ही देर बाद लेविन का पूरा शरीर लाल हो गया और जलने लगा। इसे पकड़ो, उबलते खून को ध्यान से महसूस करो और खून के समुद्र के द्वार को खोजने के लिए भावना का पालन करो, ड्यूक ने उसके कान में चिल्लाया। लेविन ने अपने दांत पीस लिए, उसकी आंखें लाल हो गईं और वह उबलते हुए खून के प्रभाव का प्रतिरोध करने लगा। लेकिन जल्द ही उसकी ताकत उबलते रक्त मिश्रण से धीरे धीरे खत्म हो गई और उसकी आंखों, चेहरे और शरीर का लाल रंग धीरे धीरे फीका पड़ गया तथा उसका रंग पीला पड़ गया। ड्यूक ने ये देखा और उसे ऊंची आवाज में प्रोत्साहित किया, गुरु के शब्दों को सुनो और आध्यात्मिकता को महसूस करो। लेविन, जो पहले से ही थका हुआ था, ने तुरंत अपने दांत पीस लिए, अपनी आंखें बंद कर लीं और वह करना चाहा जो ड्यूक ने कहा था। बस इतना ही हुआ कि उसका शरीर कांप रहा था और वह शीघ्र ही बेहोश हो गया। ड्यूक ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से लेविन को पकड़ लिया और उसके धड़कते दिल की रक्षा की और चिल्लाया, हाउसकीपर मॉरिस, जाओ और रक्त समृद्ध सूप लाओ। हाँ सर। मॉरिस जल्दी से एक कटोरा स्वादिष्ट सूप ले आया। लेविन का मुंह खोलकर ड्यूक ने सीधे उसके मुंह में रक्त समृद्ध करने वाला सूप डाला और रक्त समृद्ध करने वाले सूप ने जल्द ही असर करना शुरू कर दिया और लेविन के चेहरे पर थोड़ा खून आ गया। मास्टर, लेविन कैसा है? मॉरिस ने पूछा। मैं थकावट के कारण बेहोश हो गया, यह कोई गंभीर बात नहीं है।
करीब आधे घंटे बाद लेविन धीरे धीरे होश में आया। अपेक्षाकृत कमजोर होने के अलावा उसे कोई आघात नहीं पहुंचा था। वास्तव में ड्रग्स लेने से खून का समुद्र खुल जाता है और केवल कुछ ही लोग थकावट से मरेंगे। उदाहरण के लिए, ड्यूक के पूर्ववर्ती ने नशीली दवाएं लेने के बाद अपनी सारी ताकत खो दी और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। मास्टर, क्या मैंने खून का समुद्र खोल दिया है? लेविन ने उठते ही पूछा। नहीं, कोई बात नहीं लेविन, ये सिर्फ एक कोशिश है, इसकी चिंता मत करो। मेरे साथ कड़ी मेहनत करो मेरे स्वामी, और अगर मैं एक कौर खाऊंगा तो तुम भी एक कौर खाओगे। ड्यूक ने लेविन को दिलासा दिया। 19 साल की उम्र में लेविन के लिए इसे खोलना असंभव था। बस चमत्कार के लिए लड़ो। वस्तुतः चमत्कार दुर्लभ हैं। अगली सुबह ड्यूक एक टाइगर कार में सवार होकर पेनरोज मास्टर टॉवर के लिए रवाना हो गया। मैच टॉवर एक ऊंचा टॉवर है, लेकिन इसके नीचे एक रहने योग्य महल है। ड्यूक की समझ में यह उद्योग, शिक्षा और अनुसंधान के एकीकरण का प्रतिनिधि है। ड्यूक के पास की जांच के बाद महल के द्वार खोल दिए गए। महल में प्रवेश करने के बाद ड्राइवर और 2 परिचारकों को आराम करने और मनोरंजन करने के लिए एक विशेष स्थान मिला। ड्यूक अपने सहायक मुरली को लेकर टॉवर पर चढ़ गया। महामहिम कार्यालय में आपका इंतजार कर रहे हैं, पेनरोज के सचिव लेफ्स्की ने आकर बताया। ठीक है। ये देखकर कि म्यूलाली ड्यूक के पीछे कार्यालय में जाने वाली थी, लेव्स्की ने जल्दी से उसे रोका। सुश्री म्यूलाली, कृपया बाहर प्रतीक्षा करें। ओह, म्यूलाली वहीं रुक गई। ड्यूक ने दरवाज़ा धक्का दिया और अकेले ही अंदर घुस गया। यह एक बेहद आलीशान दफ्तर था, जिसे एक बड़े बगीचे की तरह सजाया गया था। गुरु, ड्यूक ने अपने गुरु से अगले 3 वर्षों तक फूलों से घिरे अपने डेस्क पर मुलाकात की। मेंटर पेनरोज के बाल थोड़े गंजे हैं। ऐसा लगता है कि सबसे शक्तिशाली रहस्यवादी भी प्रकृति के गंजेपन जैसे निरंतर सत्य का विरोध नहीं कर सकता। उन्होंने बस इतना कहा, बैठो। ड्यूक डेस्क के सामने कुर्सी पर शांति से बैठ गया। मैं आपको रिपोर्ट करने के लिए यहाँ आया हूँ, और मैं आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए आपके पीछे चलने की आशा करता हूँ। मैंने तुम्हारा आवेदन स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार होऊंगा। पेनरोज ने ड्यूक को कुछ देर तक गंभीरता से देखा और ड्यूक के युवा चेहरे को देखकर थोड़ा सा आह भरते हुए कहा, मुझे बताओ कि तुमने मेरा मैच टावर क्यों चुना और तुम इससे क्या सीखना चाहते हो? मुझे कार्ड बनाने में बहुत रुचि है। आप शेंजियाओ शहर में एकमात्र कार्ड बनाने वाले विद्वान हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि मैंने यहाँ आना चुना। सच में? पेनरोज ने कोई वादा नहीं किया। कार्ड बनाना सरल लगता है, लेकिन वास्तव में इसे सीखना आसान है, लेकिन इसमें महारत हासिल करना मुश्किल है। अगर आपके पास ठोस नींव रखने का धैर्य नहीं है, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाएं, एक सरल क्षेत्र चुनें और अपनी ऊर्जा समर्पित करें। ड्यूक ने जोर देकर कहा, मेरे पास पर्याप्त धैर्य है। इस मामले में पेनरोज मैच टॉवर में शामिल होने के लिए आपका स्वागत है। इसके बाद आप अपने गुरु विकास को ढूंढेंगे और अपनी पढ़ाई और काम की व्यवस्था करेंगे। हाँ, ड्यूक जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अध्याय 148 रहस्यमय चमत्कार। विकास, द्वितीय रिंग आर्कन जादूगर। पेनरोज गुरु का सहायक, जादूगर टावर के दैनिक मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार। ड्यूक, आप यहाँ हैं। विकास पेनरोज से अधिक उम्र का लग रहा था, कम से कम 60 या 70 साल का। विकास की सहायता करो, ट्यूटर ने मुझे अपनी पढ़ाई की व्यवस्था करने के लिए तुम्हारे पास आने को कहा है। ठीक है, मैं देखता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई की व्यवस्था कैसे की जाए। विकास ने अपने सहायक को इशारा किया। सबसे पहले ड्यूक के लिए एक कप कॉफी बनाई और मेज पर रखी सामग्री को पलटा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। विकास ने आखिरकार जानकारी पढ़ी। हमारे पास वर्तमान में जादूगर टॉवर में 5 छात्र हैं जो अध्ययन कर रहे हैं या अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। आपको गिनकर 6 छात्र हैं। मेरे अलावा इंटरमीडिएट आर्केनिस्ट के पास लीडमैन एक संरक्षक के रूप में है, लेकिन संरक्षक ने आपको मुझे खोजने के लिए कहा है, इसलिए मैं आपको सिखाऊंगा। धन्यवाद, ड्यूक ने विनम्रता से कहा। आपके काम के अलावा मैं कुछ दिनों बाद आपके लिए इसकी व्यवस्था कर दूंगा। इन दिनों मैच टॉवर में बहुत अधिक शोध परियोजनाएं नहीं हैं, इसलिए आप पहले पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अभी तक ड्यूक ने पेनरोज मास्टर टॉवर में अध्ययन करना शुरू किया। लेवल 1 आर्कन जादूगर के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपने लिए आर्कन को मजबूत करे। यह व्यक्ति से व्यक्ति और आर्कन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होता है। मजबूत करने के लिए एक अलग आर्कन चुनना इस स्तर पर आपकी तरक्की है। विकास ने वापटुता से बात की। उन्होंने कई वर्षों तक पेनरोज मैच टॉवर में काम किया है और अनगिनत नए रहस्यमय जादूगरों को सिखाया है, इसलिए वो इस सेट से बहुत परिचित हैं। ड्यूक ने ध्यान से सुना और पूछा कि क्या वह नहीं समझ पाया, आर्कन को ठोस कैसे बनाया जाए। संक्षेप में, रहस्य का ठोसकरण कई तत्वों को संघनित करने की प्रक्रिया है। ध्यान प्रक्रिया के दौरान आपको आध्यात्मिक कणों से आवश्यक तत्वों को अवशोषित करना होगा और फिर आध्यात्मिक कोर के बाहर के तत्वों से बना एक रहस्यमय तमाशा बनाना होगा। रहस्यमय आश्चर्य। ठीक है, यह एक घर के समान है। घर रहस्यमय मंत्रों से भरा हुआ है।
रहस्यमय आश्चर्य मंत्र मॉडल का पूरा शरीर है। केवल जब रहस्यमय आश्चर्य बनाया जाता है तो आप रहस्यमय आश्चर्य को तुरंत डाल सकते हैं, क्योंकि रहस्यमय आश्चर्य वास्तविकता में रहस्यमय आश्चर्य का प्रक्षेपण है। यह अवधारणा थोड़ी रहस्यमय है, लेकिन ड्यूक इसे समझता है। मैं एक रहस्यमय आश्चर्य का निर्माण कैसे करूं? यही हम आगे सिखाने जा रहे हैं। हमारा अर्चनाविद आध्यात्मिक अर्चना के क्षेत्र में एक निर्माण श्रमिक की तरह है। केवल एक आलीशान घर बनाकर ही हम अपने आत्म मूल्य का एहसास कर सकते हैं, विकास ने धीरे से कहा। शिक्षण की शुरुआत आवश्यक तत्वों को निकालने से होती है। जल्द ही 3 घंटे बीत गए और दिन का शिक्षण समाप्त हो गया। विकास ने उठते हुए कहा, मैंने आज यहाँ पढ़ाया है। तुमने अभी तक जादूगर के टॉवर को ध्यान से नहीं देखा है। चारों ओर अच्छी तरह से देखो। मैं आज रात एक खेल बनाऊंगा और तुम्हारे स्वागत भोज के रूप में महल में एक साथ भोजन करूंगा। आपके शिक्षण के लिए धन्यवाद, विकास गाइड। विकास के कार्यालय से निकलने के बाद ड्यूक अपने कार्यालय में वापस आ गया। यद्यपि वह एक छात्र था, एक रहस्यवादी होने के नाते उसके पास एक कार्यालय अवश्य होना चाहिए। मुलाली पहले ही कार्यालय में चाय बना चुका है। सर, कैसा है? क्या आप मैच टॉवर गए हैं? आपको कैसा लग रहा है? ड्यूक ने चाय ली, एक घूंट लिया और कार्यालय से काफी संतुष्ट था। मास्टर टॉवर की 7वीं मंजिल पर स्थित दक्षिण की ओर मुख करके आप पूरे शेंजियाओ शहर को देख सकते हैं। ये भव्य है, लेकिन थोड़ा गंभीर भी है। म्यूलाली ने कुछ देर सोचा और कहा, यह बेवली मैनर जितना आरामदायक नहीं है। एक बार जब आप इससे परिचित हो जाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। वास्तव में मुझे अपने पति के साथ कहीं भी जाने में कोई असहजता महसूस नहीं होती, मुलाली ने धीमी आवाज में जवाब दिया और फिर धीरे से शर्मा गई। छोटी लड़की अपने मन की बात छिपा नहीं सकी, वो बहुत ही संवेदनशील थी। ड्यूक कुछ सामान्य बातें करके उसे जीत सकता है, लेकिन ड्यूक ने उसे चिढ़ाना नहीं चुना। उसकी राय में 18 साल की उम्र एक वयस्क है। अपनी आंखें बंद करें और अपने मन को आराम दें। लिंघाई में ड्यूक जियाई के साथ संवाद कर रहा है। आज जियाई विकास के सहायक प्रोफेसर द्वारा सिखाई गई तत्व निष्कर्षण विधि को लागू कर सकती है। गणना और प्रयोग कर रहा हूं, शियाई ने उत्तर दिया। अनन्य ध्यान पद्धति का संचालन करते हुए यह आध्यात्मिक समुद्र में आध्यात्मिक शक्ति को जुटाता है, आध्यात्मिक कणों में तत्वों को अवशोषित करने की कोशिश करता है। लगभग 10 मिनट बाद शियाई ने नई प्रतिक्रिया भेजी। कई प्रयोगों और अन्वेषणों के अनुसार ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक कणों को अवशोषित करने के बाद आध्यात्मिक कणों के आध्यात्मिक कोर में प्रवेश करने से पहले इसे आयन अवस्था से तत्व अवस्था में उत्तेजित करने के लिए रहस्यमय प्रक्षेपवक्र का उपयोग करें और आवश्यक तत्व प्राप्त किए जा सकते हैं। सुंदर। हालांकि मास्टर का आध्यात्मिक कोर एक ऊर्जा सम्लन प्रकार है और तत्व राज्य कणों को उत्तेजित करने की दक्षता कम है। जियाई अधिक तत्वों को अवशोषित करने के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार करने की कोशिश कर रहा है। बेशक, मैं समझता हूं। ऊर्जा सम्लन और ठोसीकरण द्वारा निर्मित आध्यात्मिक कोर स्पष्ट रूप से तत्वों के अपघटन और ठोसीकरण द्वारा निर्मित आध्यात्मिक कोर जितना अच्छा नहीं है और तत्वों को अवशोषित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। यह एक रहस्यमय विद्वान और एक रहस्यमयी विद्वान के बीच का अंतर भी है। एक रहस्यमय जादू का अध्ययन करने में अच्छा है और दूसरा रहस्यमय युद्ध में अच्छा है। शाम के 5 बजे मेज टावर के काम से छुट्टी होने की घंटी बजी। विकास के संगठन के तहत मेज टावर के 2 गुरु और 6 छात्र महल के छोटे से रेस्तरां में एकत्र हुए। ये लीडमैन है, विकास ने ड्यूक को एक अन्य मार्गदर्शक लीडमैन से परिचित कराते हुए कहा, जो एक 2 रिंग आर्केनिस्ट भी है। ड्यूक ने कहा, हाय सहायक प्रमुख। लीडमैन की उम्र 30 के आसपास लगती है, लेकिन इस रहस्यवादी को आध्यात्मिक सागर से पोषण मिलता है तथा उसकी शारीरिक फिटनेस और जीवन काल में वृद्धि हुई है, इसलिए वह केवल अपने रूप को ही नहीं देख सकता। अतः उसकी उम्र 30, 40 या 50 वर्ष हो सकती है। ड्यूक के अभिवादन का सामना करते हुए उसने बस अपना सिर हल्के से हिलाया। उसके चेहरे पर अहंकार नहीं, बल्कि स्पष्ट उदासीनता झलक रही थी। लीडमैन मेंटर हमेशा से ऐसे ही होते हैं, विकास ने मुस्कुराते हुए समझाया और फिर बाकी 5 छात्रों से कहा, आप सभी अपना परिचय दें। सैनफिस आपसे 2 साल पहले आया था, पहले युवा छात्र ने कहा। इसके तुरंत बाद गाल्बा, ब्लैंक, रोरोया जुइयंग और एकमात्र महिला छात्रा ओरियाना ने क्रमशः अपना परिचय दिया। सामान्यतः रहस्यमय जादूगर एक ही वर्ग के होते हैं और सभी काफी उत्साही होते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो ड्यूक के प्रति कुछ तिरस्कार रखते हैं। यह जुइयंग परिवार का रोरोया जुइयंग है, जो 40 साल का लंबा आदमी लगता है। मास्टर, रोरोआ स्नो ईगल के चाचा स्नो वैली टाउन के स्नो ईगल बैरन हमडी स्नो ईगल हैं और उनके पिता स्नो ईगल परिवार के सदस्य हैं, इसलिए एक आर्कनिस्ट के रूप में पदोन्नत होने के बाद उन्होंने स्नो ईगल परिवार का उपनाम लिया। जियाई ने किसी भी समय दूसरे पक्ष की जानकारी की सूचना दी। ड्यूक ने रोरोया के तिरस्कारपूर्ण रवैये को सीधे तौर पर नजरअंदाज कर दिया, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके चाचा हमडी स्नो ईगल एक 3 रिंग आर्केनिस्ट थे।
आर्कानिस्ट वर्ग में शामिल ड्यूक पहले से ही किसी के साथ अपनी पसंद के अनुसार व्यवहार कर सकता है। शुरुआती लोगों के सुखद समय को संजोकर रखें। पेनरोज गुरु द्वारा आपको शोध कार्य सौंपे जाने के बाद यह इतना आसान नहीं होगा। सैनफिस ने बियर की बोतल ली और चुस्की लेते हुए कहा, यह किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से एक दयालु अनुस्मारक है जिसने इसे अनुभव किया है। आर्कन मास्टर अध्ययन करने के लिए मैच टॉवर गए, न केवल अध्ययन करने के लिए बल्कि अनुसंधान का कार्य करने के लिए भी। एक गुरु द्वारा दबाव डाला जाना स्वाभाविक बात है। वास्तव में मैं इसका इंतजार कर रहा हूं, ड्यूक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये पहली बार था जब वे अपने 2 जीवन काल में वैज्ञानिक शोध कार्य के संपर्क में आए। उनके लिए यह एक बहुत ही नया अनुभव था। अध्याय 149 रहस्यमय शील्ड आश्चर्य का कमरा। रात्रि भोजन के बाद उन्होंने किसी भी विषय पर गहन चर्चा नहीं की, बल्कि ड्यूक को पेनरोज मेज टॉवर के सभी आर्कानिस्टों के बारे में बताया। जहां तक पेनरोज का सवाल है, ड्यूक से उनकी मुलाकात रिपोर्ट के दौरान केवल एक बार हुई थी तथा कुछ दिनों तक उनसे दोबारा मुलाकात नहीं हुई। यूनाइटेड टॉवर के शासक के रूप में इसे बहुत सारे अवसरों वाला दिन कहा जा सकता है और पेनरोज अपने जादूगर टॉवर में बहुत कम समय बिताते हैं। बेशक फिलहाल इसका ड्यूक से कोई लेना देना नहीं है। वो अभी भी सीखने के प्रारंभिक चरण में है और विकास द्वारा प्रतिदिन उसका मार्गदर्शन किया जाता है तथा वह 3 घंटे तक गंभीरतापूर्वक ज्ञान का अध्ययन करता है। आध्यात्मिक रहस्यमय मंदिर की लगातार खोज की गई है और रहस्यमय गुरुओं की पीढ़ियों द्वारा इसे ज्ञान के मंदिर में ढाला गया है। ये ज्ञान किताबों में मिलना मुश्किल है क्योंकि शब्द और चित्र आध्यात्मिकता को सटीक रूप से व्यक्त नहीं करते हैं। इसके लिए मौखिक प्रचार की आवश्यकता होती है, इसलिए एक जादूगर टावर और एक संरक्षक प्रणाली है। तुम्हारी समझ वाकई बहुत अच्छी है। मैंने जितने भी विद्यार्थियों को पढ़ाया है उनमें से तुम बिना दोहराए ही किसी भी ज्ञान बिंदु को समझ सकते हो। विकास बहुत प्रसन्न हुआ। आप अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, आपको मेरी चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने शिक्षण स्तर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन अगले व्यवहारिक अनुप्रयोग में आपको बहुत मेहनत करनी होगी। तत्वों को अवशोषित करना, तत्वों को परिवहन करना और तत्वों का निर्माण करना सभी कठिन काम हैं, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं है। अच्छा, ऐसा है। पहला रहस्यमय आश्चर्य बनाने के लिए आप कौन सा रहस्यमय आश्चर्य चुनने जा रहे हैं? विकास ने पूछा। मैं रक्षा प्रकार के रहस्य को मजबूत करना चाहता हूं। विकास दाऊजू, आपके अनुसार रक्षा के मामले में कौन सा एक रिंग रहस्य सबसे अच्छा है? क्या ये रक्षात्मक आर्केनेस हैं? यह एक परिपक्व और विवेकपूर्ण विकल्प है। व्यक्तिगत सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। विकास ड्यूक की पसंद से सहमत था और थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया, मेरे पास यहाँ आर्केनेस के लिए 2 सिफारिशें हैं, ऑरा शील्ड और आर्कन शील्ड। जल्द ही उन्होंने 2 रहस्यमय कलाओं के संबंधित फायदे और नुकसान दिए। आभा ढाल व्यापक सुरक्षा में बेहतर है और इसमें कोई मृत अंत नहीं है, लेकिन रक्षा को तोड़ने के लिए इसे लक्षित करना आसान है। रहस्यमय ढाल एक ढाल को संघनित कर सकती है और कास्टिंग के विवरण के अनुसार विभिन्न मौलिक विशेषताओं को बदल सकती है, लेकिन रक्षा क्षेत्र केवल एक तरफ है। ड्यूक ने कई बार ऑरा शील्ड का इस्तेमाल किया है। जब भी वो जंगल में लड़ता है तो वह अजेय बने रहने के लिए पहले ऑरा शील्ड को सक्रिय करना पसंद करता है। लेकिन जैसा कि विकास ने कहा, आभा की कमी यह है कि यह सामान्य है। बिना किसी डेड एंगल के 360 डिग्री सुरक्षा का अर्थ ये भी है कि इसकी सुरक्षा बहुत बिखरी हुई है और इस पर निशाना साधना आसान है। रहस्यमय ढाल अलग है, ये केवल एक ढाल को संघनित कर सकता है और सुरक्षा का क्षेत्र सीमित है। लेकिन एक ही समय में एक ढाल की सुरक्षा निस्संदेह अधिक मजबूत होती है और साथ ही यह मंत्र जादू के विवरण से शुरू हो सकती है और मौलिक विशेषताओं को बदल सकती है। अर्थात जल गुण वाली रहस्यमय ढाल को संघनित किया जा सकता है और अग्नि गुण वाली रहस्यमय ढाल को भी संघनित किया जा सकता है। संरक्षण रणनीति अधिक लक्षित है। मैंने रहस्यमय ढाल को चुना। ड्यूक ने बिना ज्यादा सोचे समझे तुरंत फैसला कर लिया। आखिरकार वह रहस्यमय ढाल के पीछे की आभा को और मजबूत कर सकता था। अन्य रहस्यमय महारथियों को इस बात पर विचार करना होगा कि युद्ध के लिए किस प्रकार के रहस्यमय महारत को सुदृढ़ बनाना है। ड्यूक को इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रेत ईगल्स की एक अंगूठी उसकी लड़ाकू शक्ति की कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और वो बस अपने कवच को कठोर बना सकता है। विकास ने ड्यूक की पसंद में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन कहा, आप निर्णय ले सकते हैं, लेकिन मुझे आपको याद दिलाना होगा कि रिंग सिस्टम में रहस्यमय चमत्कार सीमित हैं। अधिकांश आर्कनिस्ट पहले रिंग चरण में केवल 3 रहस्यमय चमत्कार ही बना सकते हैं। याद दिलाने के लिए धन्यवाद। ड्यूक ने समझ में सिर हिलाया। रहस्यमय चमत्कार तत्काल रहस्यमय मंत्रों के लिए हैं। वास्तव में रहस्यमय जादूगर कई तरह के रहस्यमय मंत्र सीख सकते हैं और उन्हें अपनी पहल पर जारी कर सकते हैं। लिंक कार्ड का उपयोग करना सबसे तेज तरीका है। रहस्यमय कार्डों का पूर्ण उपयोग केवल रहस्यमय जादूगरों के हाथों में ही किया जा सकता है। यहाँ तक कि कुछ शक्तिशाली रहस्यमय मास्टर भी हैं जो लंबे समय तक कुछ रहस्यमय कलाओं का अभ्यास करते हैं और वे लगभग तत्काल कास्टिंग के समान ही कर सकते हैं। ठीक है,
आपने अपना चुनाव कर लिया है, तो अब मैं आपको रहस्यमय ढाल की आश्चर्यजनक संरचना का अवलोकन करने के लिए आश्चर्यजनक कक्ष में ले चलूंगा। आश्चर्यों का कमरा जादूगर टॉवर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहीं पर इसकी नींव रखी गई है। इसका कार्य पुस्तकालय के समान है, लेकिन इसमें पुस्तकें नहीं बल्कि विशेष सामग्रियों से तैयार किए गए रहस्यमयी आश्चर्य संग्रहित होते हैं। 21वीं मंजिल पर आश्चर्यों का कमरा है। पूरा गोलाकार फर्श अनगिनत द्वारों में विभाजित था और विकास ड्यूक को उनमें से एक द्वार तक ले गया। गेट पर आर्कन शील्ड का चिन्ह लटका हुआ है। अंदर जाओ, मैं तुम्हारे रहस्यमय ढाल आश्चर्य के शीघ्र पूरा होने की कामना करता हूँ। विकास ने ड्यूक को दरवाजे के अंदर आने का संकेत दिया और जाने के लिए मुड़ा। दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर बहुत अंधेरा था। ड्यूक द्वारा दरवाजा बंद करने के बाद ऐसा लगा जैसे कोई तंत्र खुल गया हो और एक क्षण में मूलतः अंधेरे कमरे में अनगिनत तारे चमक उठे। ये तारे उड़ते हुए जुगनुओं की तरह हैं, जो धीरे धीरे कमरे के केंद्र की ओर एकत्रित होते हैं तथा एक विशाल संरचना की रूपरेखा बनाते हैं जो एक मंत्र मॉडल के समान है। ये संरचनात्मक इमारत समग्र रूप से एक गोल ढाल के रूप में प्रस्तुत की गई है। मंत्र मॉडल की तरह ही इसे भी अनगिनत ऊर्जा रेखाओं द्वारा रेखांकित किया गया है। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि यह एक रिंग मंत्र मॉडल संरचना है, लेकिन अंतर यह है कि यह संरचनात्मक इमारत स्पेल मॉडल की तुलना में कहीं अधिक परिष्कृत है। यह इतना नाजुक है कि प्रत्येक ऊर्जा रेखा अनगिनत मॉड्यूलों से बनी होती है और प्रत्येक मॉड्यूल रहस्यमय जानकारी के एक टुकड़े का प्रतिनिधित्व करता है। क्या यह एक रहस्यमय आश्चर्य है? ड्यूक अपने सामने चमकती हुई इमारत को देखकर चौंक गया। स्पिरिट कार्ड में संपीड़ित और सरल मंत्र मॉडल की तुलना में ये संरचनात्मक इमारत वास्तव में बताती है कि कैसे मनोवैज्ञानिक ऊर्जा एक रहस्यमय मंत्र का निर्माण करती है। ये चिप पर जूम करके उस पर सघन रूप से पैक सर्किट को देखने के बराबर है। यदि एक कार्ड रिपेयर करने वाला मोबाइल फोन रिपेयर करने वाले मास्टर के बराबर है, तो स्पिरिट कार्ड बनाने वाला कार्ड निर्माता संभवतः एक फोटोलिथोग्राफी मशीन के बराबर है। इस क्षण उसे एहसास हुआ कि एक आध्यात्मिक प्रशिक्षु के रूप में कार्ड मरम्मत करने वाले और एक रहस्यमय गुरु के रूप में कार्ड बनाने वाले के बीच कितना बड़ा अंतर था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पूरे हेजियाओहे क्षेत्र में केवल एक ही कार्ड बनाने वाला विद्वान पेनरोज है, जो कार्ड बनाता है जो चिप्स बनाने के बराबर है। यह ऐसा काम नहीं है जिसकी मानव मस्तिष्क कल्पना कर सकता है। मुझे डर है कि इसकी नकल करने से अनगिनत मस्तिष्क कोशिकाएं मर जाएंगी। अपने सामने चमकती हुई इमारत को देखकर ड्यूक को अचानक थोड़ी हीनता का एहसास हुआ। यह ऐसा काम नहीं है जो मनुष्य कर सके। ऋषिगण सचमुच महान हैं, वे अकेले अपने मस्तिष्क से ही इतनी जटिल सूक्ष्म इमारत बना सकते हैं। हालांकि इस हीन भावना को उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ जल्दी ही तोड़ दिया। लेकिन मेरे लिए मेरे सामने जो जटिलता है वह जटिल नहीं है। वो मन ही मन चिल्लाया, जियो यी, इसे मेरे लिए याद रखना। फिर उन्होंने फ्लोरोसेंट इमारत के चारों ओर चक्कर लगाया, एक जोड़ी आंखों का उपयोग करके आश्चर्यजनक संरचना वाली इमारत के हर विवरण को देखा और जियाई को डेटा प्रदान किया ताकि जियाई को अपने आध्यात्मिक समुद्र में आश्चर्यजनक संरचना वाली इमारत की एक समान 3D छवि बनाने में मदद मिल सके। इसमें 3 घंटे लगे। आर्कन शील्ड वंडर रूम का दरवाजा खोला गया और ड्यूक शांत भाव से बाहर चला गया। इस वंडर रूम में वापस आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अध्याय 150 द ट्रेनबर्ग। यदि आप कोई और होते तो आप रहस्यमय शील्ड आश्चर्य कक्ष में लंबा समय बिताते और अपना स्वयं का रहस्यमय आश्चर्य बनाने के लिए विवरण को थोड़ा थोड़ा करके खोजते। लेकिन ड्यूक, जिसने लिंघाई में 3 घंटे में आर्कन शील्ड वंडर बिल्डिंग का 3D मॉडल तैयार किया था, इस मामले से संबंधित नहीं है। लेकिन वो आश्चर्य के कमरे से दूर नहीं रहा। मॉडलिंग को पूरा करने में 3 घंटे लगना बहुत डरावना था, इसलिए उसे कुछ और दिनों के लिए वंडर रूम में रहना पड़ा। बस दूसरे कमरों में वंडर स्ट्रक्चर बिल्डिंग के मॉडल बनाएं और आप भविष्य में वंडर रूम की मदद के बिना खुद ही रहस्यमयी चमत्कार बना सकते हैं। उनका इरादा प्रतिदिन एक संरचना में प्रवेश करने तथा निरीक्षण कक्ष में सभी 36 आश्चर्यजनक संरचनाओं को रिकॉर्ड करने में 36 दिन बिताने का है। लेकिन केवल 3 रहस्यमय आश्चर्यों को ही दर्ज किया गया था, रहस्यमय ढाल, आभा ढाल और जादूगर का हाथ, और यह सप्ताहांत था। दाना टॉवर सप्ताहांत लागू करता है। ड्यूक के वापस जाने के बाद उन्होंने यूशी क्लथिंग कंपनी से एक ब्लैक बीटल कार खरीदी। कंपनी के शेयरधारकों में से एक के रूप में ड्यूक ने कार के उपयोग की सुविधा के लिए इसे खरीदा। फिर वो अपने सहायकों और अनुचरों को लेकर काली बीटल कार से स्नैकटाउन की ओर चल पड़ा। क्योंकि यह स्टेशन पर रूट बस के साथ रवाना होता है, इसलिए बड़े नाइट गार्ड के साथ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में ड्यूक स्वयं ही उन आत्मिक जानवरों से निपटने के लिए पर्याप्त है जो हमला कर सकते हैं। निजी ब्लैक बीटल कार रूट ब्लैक बीटल कार से छोटी है। इसमें बड़ा इंटीरियर स्पेस, अच्छी सजावट और काफ़ी आरामदायक है। ड्यूक सोफे की कुर्सी पर लेटा हुआ आराम से किताब पढ़ रहा था। शियाई की अधिकांश शक्ति का उपयोग विशेष ध्यान पद्धति को स्थापित करने और रिंग सिस्टम के ट्रैक पर रहस्यमय ढाल चमत्कारों का निर्माण करने के लिए किया जाता है।
कुछ ऑन हुक श्वास विधियां तथा रेत ईगल्स की एक अंगूठी का एक उन्नत स्पेल मॉडल। प्रगति 3, रहस्यमय ढाल का आश्चर्य। निर्माण में 85% बिजली की खपत होती है। वर्तमान निर्माण प्रगति 2.3% है और समय बजट 124 दिन है। आध्यात्मिक सागर में रहस्यमय चमत्कारों का निर्माण करना कठिन काम है, इसलिए इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा ड्यूक की निर्माण गति सामान्य आर्कानिस्टों से कहीं ज्यादा है। सबसे पहले, जियाई हर समय तत्वों का परिवहन करता है। दूसरे, अनन्य ध्यान पद्धति में 9 प्रकार के दर्शन होते हैं और आध्यात्मिक कणों को अवशोषित करने की गति बहुत तेज होती है। उसे बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने की जरूरत है। अचानक ब्लैक बीटल अचानक रुक गई। ब्रेक पैडों से कठोर घर्षण की आवाज आई और पूरी कार तुरंत रुक गई। क्या स्थिति है? ड्यूक ने भौहें सिकोड़ी। जब शियाई ने सांस लेने की विधि का प्रदर्शन किया तो उसने अपने आसपास आत्मा जानवरों के किसी भी असामान्य संकेत को नहीं देखा। एंड्रू और विक्टर का पीछा करते हुए वे पूछताछ करने के लिए तुरंत कार से बाहर निकले। फिर जल्दी से वापस आया। गुरुजी, आगे की सड़क टूटी हुई है, जैसे कि इसे किसी आत्मा जानवर ने खोद दिया हो और मुझे जाने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। आत्मिक जानवर ने सड़क तोड़ दी है। ड्यूक स्वयं ये देखने के लिए घटनास्थल पर गया। काफिले में शामिल कई बड़े शूरवीर पहले ही गाड़ी से उतर चुके थे। ड्यूक को देखते ही उन्होंने तुरंत एक हाथ सीने पर रखकर सलामी दी। माय लॉर्ड। भले ही वे दोनों रिंग एक हों, फिर भी महान शूरवीर को आर्केनिस्ट को सलामी देने की आवश्यकता होती है। क्या हुआ? शुरुआती अनुमान यह है कि किसी भूमिगत आत्मा ने नींव खोदकर सड़क की सतह को तोड़ दिया है। हमें ये देखने के लिए किनारे पर जाना होगा कि क्या हम इसे बाईपास कर सकते हैं, एक बड़े शूरवीर ने उत्तर दिया। हाँ, ड्यूक ने सिर हिलाया। शियाई ने खतरे की चेतावनी नहीं दी थी, इसलिए उसे अब कोई परवाह नहीं थी। वापस आते समय उसने सुना कि काली बीटल कार में कोई व्यक्ति उसकी ओर इशारा कर रहा है और ध्यानपूर्वक सुन रहा है तथा वह उन्हें आपस में चर्चा करते हुए सुन सकता है। वो लिटिल ड्यूक है। क्या छोटे ड्यूक? यह मास्टर ड्यूक है। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। पहले लॉर्ड ड्यूक अक्सर मेरी बन की दुकान से बन खरीदते थे। कौन जानता था कि वे आर्कानिस्ट के एक प्रतिष्ठित मास्टर बन गए हैं। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं पहले भी लिटिल सैम की शुका दुकान का नियमित ग्राहक था और जब भी मैं उसे देखता था मैं लॉर्ड ड्यूक से बात करता था। क्या ऐसा नहीं है? लॉर्ड ड्यूक हमारे स्नेकही टाउन में एक किंवदंती बन गए हैं। अरे, मेरी चाची ड्यूक के मास्टर फार्म में काम करती हैं, एक युवक ने गर्व से कहा। मूल छोटे ड्यूक फार्म का नाम बदलकर ड्यूक फार्म रख दिया गया है। कोई अन्य कारण नहीं है। शेशू टाउन के आम लोग अब उसे लिटिल ड्यूक कहने की हिम्मत नहीं करते। अगर वे लिटिल ड्यूक के खेत के नाम का इस्तेमाल करना जारी रखते हैं तो कोई भी उसे पुकारने की हिम्मत नहीं करेगा। ड्यूक ने अपनी 5 इंद्रियों से यह सुना कि कार में बैठे यात्री उसके बारे में बुरा भला नहीं बोल रहे थे तो वह हंस पड़ा। अपनी काली बीटल कार में वापस जाकर उन्होंने किताबें पढ़ना जारी रखा। शेंजियाओ सिटी लाइब्रेरी से उधार ली गई किताबें, जिन्हें वह जब भी खाली समय मिलता पढ़ते थे। अन्य लोग तो यही सोचते हैं कि उसे पढ़ने का शौक है। बेशक वो पुस्तक में मौजूद ज्ञान को देखकर बहुत प्रसन्न है और यह कहने में कोई बुराई नहीं है कि उसे ये पुस्तक बहुत पसंद है। जल्द ही उनके अनुयायी एंड्रू फिर से रिपोर्ट करने आए। महान शूरवीरों ने आसपास के वातावरण का निरीक्षण किया है और गड्ढों पर चलना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने सड़क को भरने का फैसला किया। सड़क का फ्रैक्चर लगभग 1 मीटर गहरा और 3 मीटर चौड़ा था। मुझे नहीं पता कि किस तरह के आत्मिक जानवर ने इतनी बड़ी विनाशकारी शक्ति पैदा की, लेकिन बड़े शूरवीरों ने सैकड़ों यात्रियों के साथ कार शुरू की और उन्होंने एक साथ छेद खोदा और भर दिया और जल्दी से फ्रैक्चर को भर दिया। लेकिन इस समय ड्यूक अचानक भौचक्का हो गया। शियाई ने चेतावनी जारी की, बाईं ओर के सामने की जमीन में एक असामान्यता है। आसपास के पौधों के बीच मजबूत गड़बड़ी और सांस की प्रतिध्वनि उच्च स्तरीय आत्मा जानवरों के होने का संदेह है। एक उच्च स्तरीय आत्मिक जानवर? ड्यूक आश्चर्यचकित था। जल्दी से कार से उतरकर भरने वाली जगह पर पहुंचे और कई बड़े शूरवीरों को चिल्लाकर कहा, जल्दी से एक रक्षात्मक गठन बनाएं, उच्च स्तरीय आत्मिक जानवर आक्रमण कर सकते हैं। लॉर्ड ड्यूक, आपको कैसे पता चला? एक महान शूरवीर को थोड़ा अविश्वास हुआ। बड़े शूरवीरों ने इस क्षेत्र की स्थिति की जांच की है। झाड़ियां विरल हैं, हालांकि जमीन असमान है, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आत्मा जानवर छिप सकें। भूमिगत? ड्यूक ने उस जगह की ओर इशारा किया जहां मिट्टी भरी गई थी। यह आत्मा जानवर है जिसने सड़क की सतह को तोड़ दिया। संक्षेप में, बचाव के लिए तैयार हो जाओ। कई महान शूरवीरों ने एक दूसरे की ओर देखा और सावधानी के सिद्धांत के आधार पर तुरंत अपने आत्मिक पशु साथियों को बुलाया। यात्रियों को काली बीटल कार में वापस ले जाएं। ड्यूक से फिर कहा, मास्टर ड्यूक, यदि आत्मिक जानवर बहुत शक्तिशाली है तो मुझे आशा है कि आप उसकी मदद कर सकते हैं। चिंता मत करो, मैं करूंगा। हालांकि ड्यूक ने रहस्यमय चमत्कारों को पूरा नहीं किया था, लेकिन वह अपने साथ बहुत सारे नवीनीकृत स्पिरिट कार्ड ले गया था।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास अभी भी एक होल कार्ड है जिसे सैंड ईगल कहा जाता है। सभी यात्रियों के गाड़ी में चढ़ने के बाद ड्यूक भी ब्लैक बीटल गाड़ी के ऊपर खड़ा हो गया। इस जगह से अच्छा नज़ारा दिखाई देता है और यह रेलिंग से सुरक्षित है। जब वह सैंड ईगल के रूप में प्रकट होता है तो कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। अभी शियाई के दिमाग में पास के इलाके का नक्शा उभर आया और एक चमकता हुआ लाल बिंदु तेजी से काफिले की स्थिति की ओर बढ़ रहा था। जैसे कोई खेल खेल रही हो, जियाई ने उसके लिए एक छोटा सा नक्शा खोला। कुछ सेकंड बीतने के बाद सामने की टूटी हुई और भरी हुई सड़क अचानक फट गई और उसमें से एक बड़ा कीड़ा निकला जिसने आगे चल रहे ब्लैक बीटल वाहन पर हमला कर दिया। 3 रिंग स्पिरिट बीस्ट मड ट्रेन वम। जियाई ने जल्दी से इस विशालकाय कीड़े की जानकारी की तुलना की। 3 रिंग्स। ड्यूक ने शेइंग के हाथ पकड़ लिए और खुद को थोड़ा कसने से रोक नहीं सका। इस समय कई प्रथम रिंग महान शूरवीरों ने, जिन्होंने एक गठन बनाया था, हमलावर मिट्टी ट्रेन कीड़े को देखा, अपने संबंधित आत्मा जानवर भागीदारों पर सवार हुए और जल्दी से विशाल कीड़े पर हमला किया। धमाका। अपने सामने ढाल थामे एक बड़े शूरवीर ने मिट्टी की रेलगाड़ी के कीड़ों की लहर के प्रभाव का विरोध किया और पहली अंगूठी के आत्मा जानवर जंगली वॉथोग के साथ दूर धकेल दिया गया। जमीन पर गिरकर एक बड़ा गड्ढा बन गया। हालांकि लड़ाई की भावना की सुरक्षा के साथ बड़े शूरवीर और जंगली वॉथोग ठीक थे। वे जल्दी से उठे और फिर से शूरवीर टीम में शामिल हो गए। धमाका। शूरवीरों के बीच चुस्त सहयोग और लड़ाई की भावना के मजबूत प्रदर्शन पर भरोसा करते हुए कई बड़े शूरवीरों ने बलपूर्वक मिट्टी की ट्रेन बग के हमले को झेला, लेकिन अगले ही पल मिट्टी की गाड़ी के कीड़े का मोटा शरीर ऊपर उठा हुआ था और उसका सिर एक बड़े शूरवीर पर टिका हुआ था। घने दांतों से भरे मुंह में रहस्यमयी जादू पनप रहा था।